औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? कोई आवाज़ का तो इश्यू नहीं है? यस। हाँ, काइंडली कंफर्म कर दें अगर आवाज़ का इश्यू नहीं तो फिर हम शुरू करते जी हैं। जी आ रही है। गुड। लास्ट टाइम जो है हमने हज़रत सॉलेह के बाद हज़रत हूद के बाद हज़रत सॉलेह की कौम के बारे में डिटेल से पढ़ा था और आज उसी अरेबियन पेनिनसुला के अंदर ही एक और बड़ी कौम जो कि हज़रत लूत की कौम है, वो हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो अ, ये क्या हो रहा है? ये आज का सेशन नंबर 33 है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं सोनिया स्लाइड्स चेंज। आपको बहुत स्लो करनी है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो पा रहा। जी, यहाँ रुकिएगा। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में इसके साथ जो डायरेक्ट लिंक बनता है ना सेशन का, वो बनता था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। तो अगर बुक भी देखें ना बिदाया व निहाया, तो वहाँ पे डिटेल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है चैप्टर में, और हज़रत लूत का वहाँ पे छोटा सा एक पोर्शन में तज़किरा है। तो फिर हमने डिस्कस किया कि हम पहले हज़रत लूत कवर कर लेते हैं एज ए सेपरेट सेशन में, और फिर हम नेक्स्ट सेशन से इंशाल्लाह ऑनवर्ड जो है ना इब्राहीम का एक पूरा जो है एक फुल फ्लैज जो एक हिस्ट्री का चैप्टर है वो फिर हम उसको अनफोल्ड करेंगे। अच्छा, लूत का बहुत सारा डाटा डॉक्टर सादिया ने भी शेयर किया ग्रुप में, कुछ वो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो तो उसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है, सब एग्रीड है कि हज़रत लूत जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मतलब भतीजे थे, भाई के बेटे थे, ठीक है। और आपके वालिद का नाम जो था ना वो आज़र था। वालिद का नाम हारान है यहाँ पे, और कुछ लोगों ने इसका नाम वालिद का नाम से आज़र भी कहा हुआ है। तो हज़रत लूत की जो है वो तरबियत में बिल्कुल जैसे हज़रत अली की तरबियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में हुई ना, इसी तरह से जो हज़रत लूत की तरबियत है वो बिल्कुल शुरू ही से हज़रत सारा और हज़रत इब्राहीम के हाथ में रही। मतलब ही वाज़ ट्रेन्ड टू इन द हैंड्स ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दीन हनीफ की वजह से। तो वो इलाका भी तकरीबन तकरीबन वो पेनिनसुला भी वही था, बस जो है ना वो इलाके डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। आज इसको करते हैं, और कुरान पाक हमें ये कैसे बताता है कि कुरान पाक हमें इसको ऐसे बताता है कि सूरह अनकबूत में अगर जाए तो आपको एक छोटी सी आयत मिलेगी, फ़अमान लहु लूत। बेसिक इसमें इस सूरह अनकबूत में ना आगे पीछे हज़रत इब्राहीम का तज़किरा है, लेकिन उनके बारे में बताया जा रहा है कि हज़रत इब्राहीम भी उनके ऊपर ईमान ले आए थे, मतलब उनके दीन पे ईमान ले आए थे। आई मीन जो दीन हज़रत इब्राहीम प्रेजेंट कर रहे थे, हज़रत लूत ने भी उसको कबूल कर लिया था, और बाद में फिर उन्हीं को जो है ना फिर अपॉइंट किया गया था कि वो किसी दूसरे एरिया में करें। अब हज़रत लूत का किस्सा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बाकी सिविलाइजेशन के साथ साथ, अब वो हम आज देखेंगे। सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बस डिटेल में देखेंगे। अगर आप राइट साइड पे देखें तो हम उसका इलाका मैं आपको बता देती हूँ। नीचे की तरफ आप पढ़ चुके हैं ना, वो आपने यमन भी पढ़ लिया सारा, और आपने उबर की वादी भी पढ़ ली, वादी हिजर भी देख ली, अरबियन पेनिनसुला के आपने सारे एरियाज देख लिए जहाँ पे अजाब आया था। ये जो सिविलाइजेशन है ना, जो हज़रत लूत की सिविलाइजेशन है, ये आपकी जो मैं अगर बेसिक इसको आपको वन लाइन में समझाऊं कि अगर आपने इसको याद रखना है, रटा मारना है, तो बेसिकली ये सिविलाइजेशन आपको मिलेगी जॉर्डन जो रिवर है ना, जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है लेफ्ट साइड के ऊपर, लेबनान से शुरू होती हुई ये नीचे जा रही है बिल्कुल। तो ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है ना, इसमें ये दो आपके पास सी है, और एक आपके पास जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर और सी ऑफ गलीली और डेड सी। इसके साथ साथ ये जो लाइन चल रही है ना, बेसिकली ये इस लाइन के साथ साथ सिविलाइजेशन है, जो कोई भी एक सिविलाइजेशन थी, और उसको हज़रत लूत की कौम कहा जाता है, ठीक है। अब उसकी डिटेल आज पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे चलिएगा सोनिया, अगली साइड पे चलिएगा। इसमें तो कोई बहस ही नहीं है कि ये पूरी सिविलाइजेशन जो थी, ये डेड सी की जो ये रिफ्ट लाइन है ना, इसके साथ साथ रहती थी। अब ये जाहिर बात है एरिया कोई छोटा एरिया तो नहीं है ना, मतलब हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का ये एरिया पूरा। तो आज इसको फिगर आउट करेंगे कि ये कहाँ पे थी, मतलब ये पूरा एरिया कहाँ पे था। अच्छा, जहाँ तक पहले हमने जितनी पढ़ी ना, सारी कहानियां पढ़ी, हज़रत सालेह की पढ़ी, हज़रत समूद हूद की पढ़ी, ये ना ये दोनों कहानियां आपको उस तरह से नहीं मिलेंगी, बाइबल में नहीं मिलेंगी, मतलब क्रिश्चियनिटी में नहीं मिलेंगी, जुडाइज्म में नहीं मिलेंगी, इब्राहिमिक रिलीजन्स में नहीं मिलेंगी। जब मैं इसको देखे ना तो हज़रत इब्राहिम से ऑनवर्ड आपको बहुत सारा जो स्टफ या लिटरेचर है वो आपको कुरान पाक के साथ साथ इन बाकी किताबों से भी मिलना शुरू हो जाता है। तो आइंदा हम सेशन में मैं ज़रूर इंक्लूड करती रहूंगी। आज मैंने बहुत सारा सेशन जो है ना वो बाकी बुक से भी लिया हुआ है। मिसाल के तौर पे जेनेसिस जो है ये चैप्टर है, और इसमें एक इनकी वर्ड्स है वो मैं आपको पढ़ती हूँ। इब्राहिम सेटल्ड इन द लैंड ऑफ कनान, वो इब्राहिम कहते हैं या अब्राम कहते हैं, इन द लैंड ऑफ कनान, while Lut settled among the cities of plain and moved his tent as far as Sodom। तो ये जो वर्ड है ना सोडोम, ये कुरान पाक में तो कहीं तस्करा नहीं है इसका, ये बेसिकली बिब्लिकल वर्ड है। सोडोम एंड गुमराह कहते हैं या अमोरा कहते हैं इसको, वो फिगर आउट करेंगे। अब ये जो वर्ड है ना कि हज़रत इब्राहिम जो कहाँ थे, वो कनान के एरिया में रह रहे थे, और जो हज़रत लूत थे उनको सोडोम भी अप्लाई किया गया था, ठीक है।
और ये वर्ड है ना सिटी ऑफ प्लेन्स, ये जरा मार्क कर लीजिएगा। बाइबल हमें बताती है कि ये 5 शहर थे ना, 5 सिटीज थे, एक सिविलाइजेशन थी जिसके 5 डिफरेंट सिटी थे जो एक ही लाइन में आबाद थे। अब वो कौन थे, नाम क्या था, वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नाम नजर आ रहे होंगे। अगर आप नीचे देखें तो आपको ये नीचे की तरफ ना, ऊपर या अगर एरो देखें तो ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट है, तो आपको नीचे ईस्ट की तरफ सोडोम है, फिर गुमराह है, फिर यहाँ पे आपके पास अमोरा है, फिर ज़ोबोइमा है, फिर ये बेला या ज़ोआर है। यानी कि 5 सिटी आपको एक लाइन में नीचे की तरफ मेरे नजर आ रहे होंगे मार्कर के साथ। तो एक थ्योरी तो ये कहती है कि ये सारे पांचों शहर थे जिनको सिटी ऑफ प्लेन्स कहा जाता है। बाइबल इनको सिटी ऑफ 5 सिटीज ऑफ प्लेन कहती है। ठीक है, एक तो ये है, ऊपर की तरफ देखें रेड लाइन है, ये वो जगह जहाँ से कनान की वो जगह जहाँ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो उनके रिश्ते ट्रैवल करके आए थे। ठीक है, और जो ये जो दूसरा आप देखिए ब्लू लाइन देखे तो ये पता चल रहा है कि ये वो जगह थी जहाँ से हजरत लूत ट्रैवल करके आए हैं। और जो डैश लाइन है सारी, ये वो लाइन है जब हजरत अजाब आया है तो जो ऊपर की तरफ मतलब कि ये जो सडोम है ना, ये थोड़ा नीचे की हाइट पे था शहर, तो जब ये बर्बाद हुआ है तो जब हजरत लूत ने ट्रैवल किया तो ऊपर की तरफ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे चलें, लिवान, सोमनी जब मैं आपसे कहूँ ना तब आपने करना है, उससे पहले आपने करना नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना सिटी ऑफ सोडोम एंड गुमराह, वो पीछे स्लाइड मिस होगी, उसमें लिवान का तस्करा था। ठीक है, लिवान ऐसा एरिया है जो उस जमाने की सिविलाइजेशन को सारे एरिया को करता है। बहुत तेजी से हो रही है सोनिया, मैं नहीं समझ पा रही, स्लाइड्स बहुत तेजी से शफल हो रही हैं। सोनिया कैन यू हियर मी? हाँ सोनिया सॉरी, मेरी तरफ से थोड़ा सा इशू आ रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, लैपटॉप में मैं इशू आ रहा है। मैं खोलूंगा, आपसे मसला हो रहा था क्योंकि ये बहुत तेजी से चेंज हो रही है। हाँ मैं वो खुद, और मैं उसको छेड़ भी नहीं रही, वो खुद आप ही कर से। लोगे या मैं कर लूँ, क्या कहती हूँ? चलो अब तो ठीक है। अगर ये दो अगेन हुई ना तो फिर आप कर लेना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब कौने पाक में हमें सोडोम और गुमराह का क्या नाम मिलेगा इनका? मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे ऐसा कोई भी नाम नहीं मिला कौने पाक में ना इन इन शहरों के बारे में कि ये 5 सिटी जिसको बाइबल 5 सिटीज ऑफ प्लेन कहती है ना, ये लिखा हुआ है सोडोम है, गुमराह है, जुआर है, एडम है, जियोबियम है। ये 5 सिटी जो है एक ही लाइन में आपको नजर आ रहे होंगे ब्लैक कलर के राइट साइड पे। ये 5 सिटी इस तरह से कौने पाक में मेंशन नहीं है। कौने पाक में पता है कि जगह पे क्या लिखा हुआ है? कौने पाक में आपको मिलता है यहाँ पर लिखा हुआ सूरह कमर के आपको आयत नंबर 53 में मिलता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल मौत आफिकाता अहवा। ये आपको मिलता है कि वो बस्तियां उल्टाई हुई बस्तियां, ठीक है, वो बस्तियां जो उल्टा दी गई थी या प्लेन बस्तियां कर दी गई थी। तो इसका मतलब है पता है हिंट तो ये दे रहा है कि इट वाज मोर देन वन सिटीज, मतलब ये एक सिटी का एक पूरा सिस्टम था, बस्तियां थी, एक बस्ती नहीं थी जो उल्टाई गई थी, ये पूरा सिस्टम था। ठीक है, तो फिर वही सिस्टम वही पहले आग की बात हुई है, फिर समूद की बात हुई है, फिर हज़रत नूह की, और फिर उन्होंने बताया कि वो जो बस्तियां थी वो हमने उल्टा दी। तो ये जो इशारा है मुफस्सिरीन कहते हैं आयत नंबर 53 में, मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जो है वो हज़रत लूत का इलाका था, ये उसकी तरफ इशारा है। वैसे नाम लेके नहीं बताया गया हज़रत लूत के बारे में, बट ये जो आयत है ये टिपिकली सब एग्री करते हैं हज़रत लूत के बारे में। आगे चलिएगा नेक्स्ट। तो ये वही जो मैं बात करी थी कि अल्ताह में बता रहे हैं कि वो बस्तियां जो कि अल्लाह ने उल्टा दी थी। ठीक है, जेनेसिस में है कि इट वाज दैट द गॉड विच डिस्ट्रॉयड द सिटीज ऑफ प्लेन, गॉड रिमेंबर्ड द अब्राहम एंड सेंट लूट आउट ऑफ द मिडस्ट ऑफ द ओवरथ्रो व्हेन ही ओवरथ्रू द सिटीज इन विच द लूट हैज सेटल्ड। तो ये बात है ना कि उल्टाई हुई बस्तियां या पलटाई हुई बस्तियां, तो सेम वही बात जो है ना वो बाइबल में भी हो रही, बाइबल में भी वही तरफ इशारा हो रहा है कि ओवरथ्रू सिटीज, वो सिटीज जिनको उल्टा दिया गया था, जिनको पलटा दिया गया था। तो ये देखेंगे, इस फिनोमेना को देखेंगे कि पलटाया कैसे गया था। नेक्स्ट आगे चलें। नेक्स्ट स्लाइड हो गई, आपको शो हो रही है नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी बिल्कुल हो रही है। ये हमारा जो जैसे हमारा स्टाइल है कि जब हम सेक्शन शुरू करते हैं तो हम कहने पे सारी आयतों आयतों को एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने नोट करी थी कि पैटर्न बिल्कुल वही वाला है। जब ये मैसेज हजरत लोग ने पहुंचाना शुरू किया है ना अपना, जब हजरत इब्राहिम उनको भेजा, हजरत इब्राहिम जो जब मिस्र से आए हैं ना, तो वो ऊपर कनान की तरफ इसराइल की तरफ वो खुद सेटल्ड हुए हैं, और हजरत लूत को उन्होंने नीचे की तरफ भेजा है, इन आबादियों की तरफ भेजा है, क्योंकि इन आबादियों के ना सिला मसले थे। तो फिर अब यहाँ पे जब मबूस हुए तो उनको यहाँ पे पॉइंट किया गया कि वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और तौहीद पहुंचाएं। लेकिन उनके और भी बहुत सारे जो है ना वो मसले थे एज ए सोसाइटी। तो हजरत लूत का जब मैसेज पढ़े तो वो क्लियर समझ में आ जाती है कि उनका मसला क्या था, उनको किस बात की जो है ना वो उनको ठीक करना था। वो यहाँ पे वही बात है कि
ये एक नबी नहीं आए, सीरीज ऑफ पैगंबर आए हैं। हजरत लूत शायद में उस सिलसिले के आखिरी नबी थे, क्योंकि उसके बाद तो अजाब आ गया। तो कज़ब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कज़बत कौमु लूत निल मुरसलीन, के वो कौम लूत ने नबियों को झुठाया था। ये वही बात है जो हमने आद में भी देखी, नूह नूह में भी देखी, कि एक नबी नहीं आए, नबी आए। फिर जब उनके भाई ने लूत ने उनसे कहा कि क्या आप अल्लाह से नहीं डरोगे, यहाँ पे जो वर्ड है ना भाई का, ये इस सेंस में है कि वहां पे वो सेटल्ड हो गए थे, बट नॉट इन द सेंस कि वो ट्राइब के बंदे थे। सारे मुफस्सिरीन एग्री करते हैं कि वो बाहर से आए हुए थे, ठीक है। वही बात है कि मैं आपका रसूल अमीन हूँ और आप अल्लाह से डरें। हाँ, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के ऊपर है, ठीक है। असल जो बात जहाँ से शुरू होती है वो यहाँ पे है, आयत नंबर आपको 165 में मिलेगी, कि अतातूना ज़ुकराना मिनल आलमीन, कि क्या तुम जो है सिर्फ मर्दों को ही चूज करते हो क्या, डू यू प्रेफर या डू यू आस्क फॉर ओनली द जेंट्स द होल वर्ल्ड, ठीक है। और हाँ, ये भी कहते हैं, बाद में कहते हैं कि क्या तुम जो है जो इतना तुम्हारे लिए अजवाज के तौर पे जो जोज बनाई है तुम उसको चेंज करते हो, ठीक है। यकीनन तुम जो ना वो ऐसे लोग हो जो तसरुफ करते हैं, ठीक है। तो अब उनका मसला ये था कि जैसे ही उनका मसला था सोसाइटी के अंदर, के वो लोग बहुत ज़्यादा अपने फहाशी और गुमराही में बहुत ज़्यादा उनके अंदर मसले मसाइल थे। तो वो नॉर्मली जो है वो हर तरह के, मैं इसके बाद में बताती हूँ, आगे आयतें आएंगी इसके बारे में डिटेल से आएंगी। हर चीज को घी मत लगाओ। जैसे ही उनको ये मैसेज पहुंचा ना, तो उन्होंने की मतलब वो इखलाकी लिहाज से पस्ती के ऊपर थे ना, कि उन्होंने फौरी तौर पे ये कहा कि ये जो लूत है ना, इसको तो तुम जो है ना यहाँ से निकालो, ठीक है। मतलब कालू का मतलब है, कौम ने कहा कि लाइलन तंतही या लूतू लताकुनन्ना मिनल मुखरजीन, कि आप ठीक हो जाए वरना हमें आपको यहाँ से ना निकालना पड़ेगा, लूत को यहाँ से निकालो। ये मतलब इस हद तक वो मतलब मौकिंग पे हुए थे, मतलब वो नसीहत सुनने को तैयार ही नहीं थे। आगे चलिएगा, सुनिए। ये आगे हमें सूरह शोरा में मिलता है। फिर अगेन एक डायलॉग होता है, उनके मैसेज जो है ना वो एक नबी बार बार कन्वे करता रहता है उस कौम को, उसके मसले बताता रहता है कि आपके अंदर ये अखलाकी मसला है, आपने इसको ठीक करना है। उनका मसला ये था इस कौम का, मैं आपको आगे बताती हूँ, कि ये जहाँ भी जिस जगह पे आबाद थे ना, ये ट्रेडिंग रूट्स के ऊपर आबाद थे। तो जो भी ट्रेडर्स आते थे ना, ये उनके साथ मिसबिहेव करते थे, उनको उनके साथ चोरी चुकारी करते थे, डाकाजनी करते थे, उनको थ्रेट करते थे, उनके साथ बुली करते थे, उनका माल लूट के ले जाते थे। और फिर उसके बाद आप अपने जो खुले आम जो है फहाशी करते थे अपनी, और उस पर फख्र भी करते थे। तो वो ये यहाँ पे ये पता चल रहा है ना, देखो अगर लूत जो अपनी कौम से कह रहे हैं कि इन्ना कुम लतातुन फाहिशा, क्या तुम डू यू आस्क फॉर द इवल डेट्स। यहाँ पे ना अल्लाह ने यहाँ पे जो वर्ड है ना फाहिशा, जो एक बहुत बड़ी टर्म है, मतलब ये वर्ड फाहिशा के साथ रहने जो है तमाम जो आपके कह लें कि इमोरल प्रैक्टिसेस है ना, उस सबको अल्लाह ने इस फाहिशा में कन्वर्ट कर दिया। कुरान पाक में जाके देखेंगे ना, आपको बहुत सारे वर्ड, मतलब जहाँ जहाँ फाहिशा मिलेगा तो वो क्लियर एक कंसेप्ट ऑफ जो आपके इमोरल प्रैक्टिस का कंसेप्ट है ना, वो अल्फाहिशा में कवर हो जाता है। तो आजकल जो ये नया जो कंसेप्ट आया है ना, लेस्बियन और गे का, तो वो बाइबल में इतना क्लियर कंसेप्ट बल्कि नहीं है जितना कुरान पाक ने इस बारे में क्लियर कट कंसेप्ट हमें दी है इसके बारे में, क्योंकि प्रैक्टिस क्या थी। मैं पढ़ी थी कि ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी है ना, ये इन्होंने नया एक बता देता है ढोंग निकाला है। इन्होंने जहाँ जहाँ के आर्टिकल्स पढ़े ना, तो वो कहते हैं जी कि चूंकि ये पहली कौम थी ना जिसने ये प्रैक्टिस की थी, तो वो ये कहते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी ये कहती है कि मसला जो है ना फाहिशा का नहीं था, मसला इमोरल प्रैक्टिसेस का नहीं था, मसला ये था कि इस कौम ने जो है ना वो फरिश्तों के साथ इन हॉस्पिटलिटी की थी, मतलब उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा था, इस वजह से उनको सजा मिली। मसला जो है ना वो फाहिशा का नहीं था, मसला जो है ना इमोरल, उनकी जो है ना इन हॉस्पिटलिटी था, सजा इस बात की मिली। ये बात करके ना वो अपनी गर्दन बचाते हैं, पर कुरान पाक ने इसको बड़ा क्लियर पकड़ा है, ऐसे गर्दन से पकड़ा उनको। और आगे देखें अगली आयत कितनी क्लियर है, कि आइना कुम लतात उन रिजाला, डू यू आस्क फॉर द मैन, कहते तुम मर्दों को चूज करते हो अपने रिलेशंस के लिए, बतकता उन्हें सबीला, और तुम रास्तों को जो है ना वो रोकते हो, मतलब वही पता डाके डालते हो, लोगों को रास्तों में डाके डालते हो। और बताते हो ना फिर नादी कुम मुनकर, और तुम अपनी जो है वो मीटिंग्स में खुले आम फाशाई करते हो। ये कि तीन बड़े मसले थे, ठीक है। होमोसेक्सुअलिटी उनका बहुत बड़ा मसला था, रास्तों में जो है उसके बाद फिर उसको खुले आम डाके डालना, लोगों को जो है वो बुली करना, उनका माल जो है वो उड़ा लेना। और फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिसेस को अपनी सोसाइटी में ओपनली जो है एज ए सोसाइटी कल्चर के तौर पे उसको प्रैक्टिस भी करना। ये उनके तीन बड़े मसले इस आयत में हमें बताए गए हैं। तो कुरान पाक ने तो बिल्कुल नस ही काट दिया ना इस आयत, सारे एजेंडे की, कि नहीं नहीं वो तो इन इन हॉस्पिटलिटी का मसला था कि अच्छे मेजबान नहीं थे, तो इस वजह से उनको सजा मिली। मतलब क्लियर बता रहे हैं कि उनका मसला क्या था। तो आपने किसी का ना वो प्रोपेगेंडे में नहीं आना, बल्कि ये आयत जवाब है एलजीबीटी वालों के लिए। तो ये हमारे आज के भी ज़माने में अप्लाई होती है, हमें यहाँ से जवाब मिल रहा है। आगे से कौम का आप जवाब सुने, जब एक कौम में इस हद तक आ जाती है ना, जैसे कहते हैं ना आंखों में वो बुराई आ जाती है। तो अच्छा, नेक्स्ट टाइम से मैं ख्याल रखूंगी, जवेरिया, मैं नेक्स्ट टाइम से वाकई ख्याल रखूंगी। तो
उनकी कौम ने क्या जवाब दिया कि फमा काना जवाब कौम। ऐसे में ना जानबूझ के समटाइम में नहीं रखती कि आप, जब मैं बोलूंगी ना तो आप लफ्जों के साथ खुद वो जैसे रखते हैं ना, रिलेट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वर्ड पे जरा आप उसको ना फिट कीजिए। तख्ता होना से मिलेगा मतलब है रास्तों को काटना, रास्तों को रोकना, ठीक है। कौम ने जवाब का दिया, जवाब आ कौम में ही, कौम ने जवाब का दिया। उनका मकसद इसका तो ट्रांसलेशन तो नहीं है ना, मकसद ये है कि हम आयत से कंटेक्स्ट ले लें कि वो कौम के साथ डायलॉग क्या चल रहा था उनका। तो कौम का डायलॉग चेक करें। पहले उसने कहा कि हम तुम्हें बाहर निकाल देते हैं। दूसरा ये डायलॉग ये है कि आयतीना बेजाब ले कि हम पे अजाब ही ले आए। अगर आप इतने सच्ची है ना, आजाद लूत को चैलेंज दे रहे हैं कि ए लूत तुम हमारे पे अजाब को नहीं ले आते हो अगर तुम इतने सच्चे हो तो, ठीक है। तो जब वो बिल्कुल बेचारे बेबस हो गए ना, तो फिर उन्होंने दुआ की थी, काला रब्बी अंसुरनी अलल कौमिल मुफसिदीन, के मुझे अल्लाह ये मदद दें, ये तो ठीक नहीं हो रहे हैं। जब एक नबी मदद मांग लेता है ना, तो फिर उसके बाद अजाब का ना तकरीबन तकरीबन लिखा जा चुका होता है। तो ये उसके बाद अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगली आयत चलिएगा सोनिया। यहाँ पे ये एक पूरी स्टोरी है, हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से कुछ मलाइका आए थे इंसानी शक्ल में, वो हज़रत इब्राहिम के पास स्टे किया। फिर उन्होंने बताया हज़रत इब्राहिम को कि अब न जो है वो लूत की कौम तबाह हो जाएगी। तो ये वो डायलॉग है, उसका एक आयत जहाँ पे है कि उन्होंने फिर उनसे पूछा उनके बारे में, मतलब जब हज़रत इब्राहिम को पता चला ना कि हज़रत लूत की बस्ती तबाह होने जा रही है, देन आस वो मलाइका से उन्होंने बकायदा ना एक वो डायलॉग किया, क्योंकि वो कंसर्न थे कि उनका भतीजा वहाँ रह रहा था, तो उनको तो बड़ी फिक्र थी। वैसे भी हज़रत इब्राहिम जो थे ना वो बहुत ही हलीम तबा के थे। तो हजरत इब्राहिम ने बकायदा उनसे ना डायलॉग किया, बगैर एक आयत में एक झगड़ा भी किया, मतलब बकायदा उनसे बहस की कि आप कैसे इस बस्ती को तबाह कर सकते हैं ना, कि वहां पे तो लूत है और वहां पे तो ईमान वाले भी हैं। तो उन्होंने बकायदा उनसे कहा, फरिश्तों ने कहा हजरत इब्राहिम से कि अगर कोई भी ईमान वाला होगा तो वो जाया नहीं जाएगा, उसको हम बचा लेंगे, लेकिन अगर ईमान वाला हुआ तो बस्ती नहीं जाया की जाएगी। लेकिन वहां पे कोई ईमान वाला था ही नहीं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था, मतलब जो हजरत नूह के साथ जो है वो खड़ा होता, स्टैंड अप होता। पूरी की पूरी बस्ती जो थी ना, वो एज ए होल मिलके हजरत लूत को तंग कर रही थी। सिर्फ उनके घर वाले थे बस, देख लें आप, देख लें यहाँ पे लिखा भी हुआ लास्ट टाइम होता है ना कि मतलब उनके साथ वाले लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ किसी लाल नुनज्जियन्नहु से उनको बचाया जाएगा, व अहलहु उनके घर वालों होंगी, वो रिमेनिंग वंस होंगी। ये पहले से डिसाइडेड था, क्योंकि मलाइका को पता था कि वो पीछे से स्पाइंग कर रही थी ना, वो खातून स्पाइंग कर रही थी। तो ये आप देख लें। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। असल सोनिया नेक्स्ट पे चलिएगा। ये आप सब लोगों ने बहुत देखा होगा, बहुत मशहूर है जमाना। ये एक खास वो पिलर है डेड सी के ऊपर, और ये हमेशा जो है ना वो एसोसिएट किया जाता है। ये अभी जो बात हुई थी ना कि आप कि आपकी बीवी पीछे रह जाने वालों में से होगी, तो जो जेनेसिस है ना बाइबल है, बाइबल में भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसको ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया। बाइबल की जेनेसिस की आयत है, इसमें लिखा हुआ है बट हिज वाइफ फ्रॉम बिहाइंड हिम लुक बैक। वही बात है कि पीछे मुड़ के देखा ना, अजूजल गाबिरीन, पीछे देखने वालों में से थी। तो देखिए कौन पाक इस दफा मुझे ना कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। सिर्फ वो कुछ बातों पे कौन पाक ने लफ्ज बड़े क्लियर बताए हैं। अदरवाइज कहानी जो है बाइबल में भी वैसी ही है हज़रत की, तकरीबन तकरीबन जैसी कौन पाक में है, तो बहुत 19-20 का ही फर्क होगा, वरना ज्यादा इख्लाफ नहीं है, ठीक है। एंड शी बिकेम अ पिलर ऑफ सॉल्ट, ये बात बीच में ऐड हुई थी। वल्लाह वाला मैंने तो इसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, मैंने इसका थोड़ा पढ़ने की भी कोशिश की कि पिलर ऑफ सॉल्ट एक खतून कैसे बन सकती है ना। तो वो थोड़ा सा आगे मेरे को साइंटिफिकली मैंने कुछ ढूंढा है, हाँ सोने ने भी ढूंढा है, आपसे शेयर करते हैं। ये वो पिलर है जी जिसको पिलर ऑफ हज़रत लूत की वाइफ के तौर पे कहा जाता है। लेकिन इतना पढ़ने के बाद मैं कोई बहुत ज्यादा इस पे मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझे लगता है ये सिर्फ एक सिंबॉलिकली एक पिलर फील हो रहा है आप लोगों को, बट मैं कोई बहुत ज्यादा मुत्तफिक नहीं हूँ कि हज़रत लूत की वाइफ शेप ऐसी है ना, खतून का स्ट्रक्चर लग रहा है, तो शायद इस वजह से फील हो रहा है। बट साइंटिफिकली मुझे कोई बहुत ज्यादा लगा नहीं। दो मैं आपको एविडेंस दूंगी इसके आगे चल के ना, इस पे बहस की जा सकती है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये वो पिलर है जिसको लूत की वाइफ का पिलर कहा जाता है, ठीक है। और वो कहा जाता है कि सॉल्ट पिलर बन चुकी हुई है। और ये कहाँ पे है? ये बिल्कुल डेड सी के ऊपर है, डेड सी के साथ पहाड़ है, उसके ऊपर है। नेक्स्ट आगे चलिएगा। आई होप आप लोगों ने पहले पिलर देखा होगा, आप लोग जानते होंगे। अच्छा, अम, अम, ये अब थोड़ा सा ना इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया डिस्कस कर लेते हैं कि वो पिलर कैसे बनी होंगी। एक रिसर्च आर्टिकल मुझे मिला, जाहिर बात है मुसलमानों की तो इतनी रिसर्च नहीं थी साइंटिफिक मेरे पास, मुझे जो भी मिला वो बिब्लिकल रेफरेंस से ही मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत रिसर्च की है। क्योंकि ऑब्वियसली वो जो ये जो ना एलजीबीटी का मसला, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी उससे उतनी ही है, बल्कि ज्यादा हैम्पर हो रही है उनकी सोसाइटी में, तो अब उन्होंने इसको लीगलाइज कर दिया है ना। तो जो लोग वहां पे बिलीव करते हैं एलजीबीटी के अगेंस्ट, जो उनके क्रिश्चियन फेथफुल पीपल हैं आज भी उनके, वो भी ना बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं ताकि वो प्रूव कर सकें कि सुडोम और गमराह के जो लोग थे वो एलजीबीटी के से उनको सजा मिली थी, ताकि वो अपने जो फेथफुल क्रिश्चियंस हैं उनको डरा सके ना, ताकि वो उस एलजीबीटी के चक्कर में ना पड़ जाएं, उसको उसको
लीगली इमोरल कह सकें। इस वजह से मैंने ना देखा बहुत सारा काम हुआ था, बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट जियोलॉजिस्ट, मुझे इस दफा बहुत सारा कंटेंट मिला। आप इंटरनेट पे जाएंगे ना तो भरा हुआ है स्टफ इंटरनेट से ना उस पर, लेकिन है मतलब ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन लॉजिकल है, डिबेट हुई हुई है उसके बारे में, ठीक है। तो वो ये बात कहते हैं कि उस जमाने में वहां पे ना बेसिकली सारा जो था ना ये फॉल्ट एरिया के ऊपर था। ये जो पूरा एरिया ना मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ये अफ्रीकन और अरेबियन जो प्लेट्स है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये पूरी जो पट्टी है ना जॉर्डन की, ये वहां खड़ी हुई थी। तो बहुत चांसेस हैं कि नीचे की तरफ जो है ना वो आपके पास सल्फर हो, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव होती है ना, एक्टिव होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट समझते हैं आप लोग, दुनिया में पता है ना आपको, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनके हिलने से या जिनके डिस्प्लेसमेंट से जो है जमीन के खित्ते बने हुए हैं। तो इस एरिया में दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स है, मैं आगे दिखाती हूँ आपको। तो जब वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव होती है ना, उस एरिया में सल्फर बहुत चांसेस होते हैं कि एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे चांसेस बहुत है कि गैसेस की पॉकेट होंगी। तो चांसेस ये है कि जब वो अजाब आया होगा तो उस टाइम पे हाइड्रोजन सल्फाइड बड़ी कॉमन गैस है, और ये बहुत पंजेंट और बहुत ही टॉक्सिक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ये बहुत ही। क्योंकि आप सोचिए कुरान पाक बड़ा क्लियर कहता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। मलाइका ने पता ना हज़रत लूत को एक सीवियर कंडीशन लगाई थी जो को बड़ी रिडिकुलस सी लगती है, नाउजुबिल्ला। कि मतलब ये कहा था कि जब आप इस शहर से भागे ना, रात के टाइम भागे, तो हज़रत लूत से कहा गया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर के हो जाओगे, कहते हैं ना, आज भी कहते हैं कि पीछे मुड़ कर ना देखना वरना पत्थर के हो जाओगे। ये वहीं से बात चल रही है। ये हज़रत लूत जो है ना उनकी कौम की जो बीमारी था उसे लवातत कहा जाता था। मतलब बहुत सी जो टर्म्स है ना हज़रत लूत के ज़माने से हैं। क्रिश्चियनिटी में इसको सोडोमी कहा जाता है, यहाँ पे उर्दू में इसको लवातत कहा जाता है या एडल्ट्री कहा जाता है। तो अब ये आइडिया ये है कि जब हज़रत लूत की मिसेज जा रही थी ना, तो दिल से तो वो मुशरिकीन के साथ थी ना, दिल से तो नहीं चाहती थी कि जाना, मजबूरी में वो बंदी जा रही थी। तो जब वो चली है तो उसने अगर पीछे मुड़ के देखा है ना, तो पीछे थी हाइड्रोजन सल्फाइड थी। ये गैस बहुत भारी होती है, और जब भारी होने की वजह से ना ये हाइट, जब ये लोग पहाड़ पे चढ़े थे ना, तो वो स्लो चल रही थी। जब उसने स्लो चढ़ के चढ़ी है ना, तो वो पीछे से मुड़ के देखा तो उसने कहीं गैस स्मेल की, और गैस स्मेल करने की वजह से उसकी जो है ना स्पॉन्टेनियस डेथ हो गई होगी, या वो वहीं पे खड़ी रहे, वल्लाह वालम। एक मुझे वाहिद पॉसिबल जो चीज मैं रिलेट कर पाई हूँ ना इसके साथ, कि जब आप हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो सल्फर आप, मतलब दूसरे लफ्जों में हज़रत लूत को ये कहा गया था कि आप हाई अल्टीट्यूड पे चल जाएं। आपको बताया ना वो सिटी ऑफ प्लेन्स थे, 5 प्लेन थे ना, सोडोम का, गुमराह का। तो आपको जुआर पे जाने को कहा गया था, जो थोड़ा सा हाइट पे था। आप अपनी बेटियों को लेके ना हाइट पे चले गए थे हज़रत लूत, लेकिन मिसेज जो है ना वो चूंकि पीछे रह गई, और मे भी कि उसने वो गैस स्मेल की, जो कि हाई अल्टीट्यूड पे गैस नहीं जा सकती ना, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो हैवियर होती है, एयर से हैवियर होती है, तो नीचे बैठ जाएगी। तो जो लोग नीचे के में थे ना, उनकी फिर डेथ होगी, जो फिर ऊपर पहाड़ पे चले गए वो बचा लिए गए। ये एक लॉजिकल थियरी है, मुझे तो समझ आई, मैंने तो सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं कि ये पीछे मुड़ने वाली कहानी क्या थी। तो अगर के पास किसी के पास इससे अच्छी कहानी हो तो जरूर शेयर करें। सो फार आई हैव दिस बेस्ट रेलेवेंस टू दिस थिंग। इसमें देखिए कोई बुराई नहीं होती, अगर ऐसी बात जो करने पाके अगेंस्ट नहीं जा रही, तो ऐसी थ्योरी बताने में कोई खराबी तो नहीं है। मतलब वी हैव टू थिंक ओपन कि वो पीछे मुड़ना के देखना क्यों बना था। एक बात तो भी ये भी हो सकती है कि जी अजाब वाली जगह पे मुड़ के नहीं देखना। एक बात ये भी हो सकती है कि हुक्म अदूली के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हुक्म अदूली नहीं करनी, तो फिर हाइड्रोजन सल्फाइड किया तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसकी डिटेल बाद में डिस्कस कर लेंगे, साइंटिफिक की क्या होती है मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, ये भी वही वाली बात है कि जब हज़रत अलैहिस्सलाम के पास जो है ना अ, मलाइका पहले हज़रत इब्राहिम के पास गए थे, कनान में गए थे, फिर वहां से वो ट्रैवल करते हुए हज़रत लूत के पास आए थे। अब इसमें भी ना मैंने ना आप देखा, मैंने माइनर डिटेल पे आज बहस नहीं कर रही। आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं 3 फरिश्ते थे, कुछ लोग कहते हैं 4 मलाइका थे, कुछ लोग कहते हैं 9 फरिश्ते थे। अब ये बहस मतलब मेरे पास ऑथेंटिक मतलब नहीं है, कुछ मतलब नंबर ऑफ थे। अल्लाह ने कहा है कि हमारे रसूल आए थे। रसूल जो है ना मलाइका को, पता है आपको ये बात? रसूल मलाइका को भी कहा जाता है। अरबी कुरान पाक में मलाइका को रसूल भी, जब वो भेजे जाते हैं ना किसी पर्पस के लिए भेजे जाते हैं, तो उनको भी रसूल कहा गया है। वलम्मा जात रसूल होना, यहाँ पे जो रसूल का वर्ड है ना, ये मलाइका के लिए, ठीक है। तो जब वो लूत के पास आए ना और उन्होंने उनको बताया, तो फिर हजरत लूत ना बहुत डिप्रेस थे उस टाइम, क्योंकि कौम मान नहीं रही थी। तो हजरत लूत ने यहाँ पे ना जुमला उनका सुने, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं काला हाजा योमु नसीब, कि आज का तो दिन बहुत ही अजीब गरीब है ना, बहुत ही मुसीबत का दिन है, ठीक है। तो वो फिर खैर जब वो आए थे तो इंसानी शक्ल में आए। तो आपको पता है जब मलाइका इंसानी शक्ल में आएंगे तो वो बहुत खूबसूरत फरिश्ते होंगे। जिस तरह से हजरत साले के लिए ऊँटनी आई थी ना आजमाइश बन के, इनके लिए ये मलाइका आजमाइश बन के आए थे। तो हजरत लूत ने तो फिर फौरन इनको अपने घर में पनाह दे दी। कि एक लंबी कहानियां पढ़ लीजिएगा कि वो रात के टाइम छुप छुपा के इनको अपने घरों में ले गए, लेकिन चूंकि इनकी मिसेज थी जो थी ना, वो उनकी साइड पे थी ना, इसने भी जब आपको पता है कभी आपने कभी ये इस कम्युनिटी को देखा है, एलजीबीटी किसी बंदे को देखा है, इनका जो लस्ट है ना, जब ये किसी लस्ट में पड़ जाते हैं तो ये अपनी ना होशो हवास खो जाते हैं। डॉक्टर साहब हम आपसे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो
अब हुआ क्या कि वो जैसे उनकी मिसेज ने उनको स्पाई कर दिया ना, खबर दे दी कौम को कि तुम जाके देखो बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो आए हुए हैं, लोगों के पास आए हुए हैं। तो उनकी जो सेंस ऑफ थी ना इमोरलिटी प्रैक्टिस की, वो जाग गई। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो यही बंदे चाहिए। तो वो फौरी तौर पर जलूद के घर के पास आ गए और घेराव कर लिया, और जलूद से ये वही कहानी बताइए, वो जहाँ कौम हुई और रहा कि कौम जो है ना वो उनके पास आई, उनसे कहा कि आप हमें ये बंदे दे दें, ठीक है, आप हमें बंदे हमारे हवाले कर दें। तो हजरत लूत ने उनको ऑफर भी की कि आप ऐसा मत करें, अगर आपको जो है बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको अपनी बेटियां ऑफर कर देता हूँ, आप उससे शादी कर लें। बट उनको देखें, बात यहाँ से पता चल रही है कि उनका मसला जो है ना वो गुस्सा नहीं था, या उनका मसला वो डाकू नहीं था। उनका भाई मसला ये था कि उनकी नजर उन लोगों के ऊपर थी, ठीक है। तो हजरत लूत का भी हम पढ़ रहे थे कि हजरत लूत क्यों नहीं उन लोगों को रोक पाए थे। समझने की कोशिश करें कि फरिश्तों को आना पड़ा और इंसानी शक्ल में आना पड़ा। इसका मतलब है हजरत लूत उस जमाने के कोई बहुत ताकतवर उन लोगों में से नहीं थे। हम दूसरे लफ्जों में से हमने पढ़ा ना कि हजरत सौलेह ने या हजरत हूद ने लॉबी बनाई हुई थी। आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हजरत सौलेह ने अपनी कौम में एक लॉबी बनाई हुई थी, मतलब कुछ नौ सरदारों में से कुछ हजरत सौलेह की तरफ थे, कुछ हजरत सालेह के मुखालिफ थे। तो एक सोसाइटी में ना डिवीजन हुई हुई थी। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में ये पूरी की पूरी सोसाइटी एक तरफ थी, और हजरत लूत एक कमजोर नबी के तौर पे मुहासरा करके इनके घर का मुहासरा कर दिया गया था। तो हजरत लूत के वो आपको जो आयात पढ़ते हुए भी समझ में आती है। हजरत लूत कह रहे हैं कि फतकुल्लाहा वला तखजूनी फी ज़ैफ़ी, कि मैं ना मतलब मेरे जो मेहमान हैं, मतलब मैं उनसे जो है ना वो उनके बारे में घबरा रहा हूँ। अलैसा मिनकुम रजुलन शरीक, कि तुम्हें कोई बंदा भी नहीं है, कि तुम्हें एक इंसान भी नहीं है जो जो है ना वो मतलब थोड़ा सा दिमागी तौर पर इसकी अकल काम करती हो। रजुलन रशीद, वो पूछ रहे हैं कि एक बंदा भी हो जो मेरी साइड ही ले कम अज कम। नॉट अ सिंगल पर्सन इन दैट मोब वाज देयर टू सपोर्ट हिम ना। कोई एक बंदा भी नहीं था। तो वो अकेले जो है ना वो अपने सपोर्ट कर रहे थे, अपने मेहमानों को सपोर्ट कर रहे थे। और उसके बाद वो आगे आए देखें, वो क्या करें, कालू लो अन्ना ली बिकुम कुव्वतुन, के मुझे मैं कहते हैं कि आई विश, वो विश करें कि काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं तुम लोगों को रोक सकता है, ठीक है, या मेरे पास कोई उतने शदीद होता, मतलब या तो मेरे पास कोई सपोर्ट बहुत शदीद होती, या तो कोई एक्सटर्नल सपोर्ट होती जो मेरे पास होती, या मेरे पास, या मैं खुद इतना पावरफुल होता कि मैं तुम लोगों से निपट लेता। तो देखिए एक नबी विश कर रहा है, तो पता नहीं कितनी बड़ी आजमाइश डाली होगी ना जलूत के ऊपर, कि एक नबी है लेकिन वो अपने मेहमानों की प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे, और उसको तुमको पता नहीं था कि ये मलाइका ही हैं और आए भी किस मकसद के लिए में, ठीक है। अब जब उनका देखें यहाँ पे ना एक नबी आजमाए जा रहे हैं, जब उन्होंने कहा वो पूरी बेबसी जो थी ना वो पूरी होगी ना, जब उन्होंने सारी कोशिशें कर ली, तो फिर उनको रसूलों ने कहा, मलाइका ने कहा कि ए लूत आप घबराए मत, हम तो अल्लाह तक के भेजे हुए मलाइका हैं, और हम तो आए इसीलिए कि आपको लेके यहाँ से निकल जाएं, ठीक है, आपको आपके जो है घर वालों को लेकर इनको इसको इन सबको हलाक कर दें, ठीक है। फर्स्ट लिखा बिकती मिन लाई, लेकिन रातों रात यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। वलाजल तफीक मिनकुम अहादा, और इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है, इल्ला अमरात तक, और आपकी सिर्फ मतलब जो है ना आपकी जो वो नहीं बचेंगी, मिसेज नहीं बचेंगी, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि इन्ना मोई दाहम सुबह से पहले पहले यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। ये अल्लाह की कसम को हदायत थी कि जो भी अजाब आना था ना वो रात के अंधेरे में आना था, तो सुबह होने से पहले पहले उनको, इसका मतलब वो टाइम जोन डिसाइडेड था। आप कभी नोट करें ये टाइम जोन की बात क्यों हो रही है, कभी किसी ने सोचा है इस पर गौर किया है। ये सारी ना मैसेजेस हैं, साइंटिफिक मैसेज भी हैं। ये बात क्यों कही जा रही है कि मतलब फरिश्तों को भी घबराहट हो रही है कि हमने एक खास टाइम से पहले पहले इस इलाके से निकल जाना है। देखें जब किसी जगह पे आनी होती है ना, जजला आना होता है, एक टाइम जोन होता है, तो वो उस कहा जाता है ना कि यहाँ पे या वोल्केनिक एरप्शन होनी होती है, जब किसी वोल्केनो में फटना होता है, तो अक्सर वो कहते नहीं है कि जी यहाँ से निकल जाए। यहाँ पे वार्निंग दे दी जाती है कि ये एरिया जो है ना ये आपका डिजास्टर होने वाला है, यहाँ से फौरी तौर पे एवैक्यूएशन करवा दी जाए। तो ये वो वाली सिचुएशन थी। मलाइका को कह दिया गया था कि आपने सुबह होने से पहले पहले हजरत की यहाँ से एवैक्यूएशन करवा देनी है, क्योंकि उसके बाद उस अजाब ने आना था जो कि बेसिकली आग की बारिश थी। आग की बारिश होनी थी ना, आग के गोलों की बारिश होनी थी। तो वो और साथ जो है वो अर्थक्वेक भी आना था। तो वो टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सुबह से पहले पहले निकलना है। इसका मतलब है वो जो प्रोसेस है ना अजाब का, जिसमें अर्थ के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं वो स्टार्ट हो चुका होगा, तो उससे पहले पहले वो लेके निकल गए थे। आगे चलिएगा नेक्स्ट। यहाँ से हमें तीन चार, यार रुकिएगा जरा, यहाँ पे तीन चार बातें डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि हजरत लूत ने पूरी कोशिश की, फिर हजरत लूत का पता चला कि ना क्या वो हुआ? कमजोर नबी थे, फिर वो दुआ करते कि कोई तो हो जो मेरी मदद करे। कोई बहुत कुछ कहना चाह रहा है। फिर अल्लाह हमें बता रहे हैं यहाँ पे सूरह कमर में बता रहे हैं, ये वाक्य ना कौन पाक में बाकी वाकयात की तरह ना स्प्लिटेड है। तो आपने इस वाक्य को देखें अगेन, इसमें बड़ा सबक है कि एक जगह पे नहीं मिलेगा आपको। 6 से 7 सूरह जिसमें ये स्प्लिटेड है, हर जगह पे तरह ना अजाब की ना कैफियत बयान की है जगह जगह पे। तो मकसद वही है कि हम इसको समझें कि आजकल के जमाने में कौन है जिसका
माइक ऑन है, काइंडली अपना माइक बंद कर लें। कौन है प्यारी बहन जिसका माइक ऑन है? या देखें, वलकद रवादुहु अन ज़ैफ़िही फतमसना अयूनिही फज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर। मतलब ये हमारे, अच्छा मैंने वहाँ पे तर्जुमा वाक़ई नहीं लिखा हुआ, इस सूरत कमर की आयत नंबर जो है 37 है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो उनके मेहमान थे ना, तो उन्होंने उनसे क्या किया कि उनको बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया, ठीक है। फतमसना अयूनिही, तो उनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया। रात के टाइम जो है ना, मलाइका ने कुछ ऐसा हुआ कि उनकी आंखों पे ना लोगों के पर्दा डाल दिया, और फिर हज़रत लूत जो है वो पिछले दरवाजे से अपनी फैमिली के साथ निकल गए थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि पावर इतनी होती है कि उनको ब्लाइंड कर दिया गया था। एंड दे टर्न ब्लाइंड एंड दे स्टार्टेड रनिंग, फिर उनको बाद जो है ना वहां से निकाल लिया गया था, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है ना, ये जो मलाइका थे वो छोटे मोटे मलाइका नहीं थे, वो हाईएस्ट रैंक के मलाइका थे। हज़रत इसराफील थे, हज़रत मीकाईल थे, हज़रत जिब्राइल थे। और कहते हैं कि हज़रत जिब्राइल ने अपने पर की नोक के ऊपर पूरी आबादी को उठा लिया था और फिर उठा के ज़मीन पे पटक खिला के दे दिया था। वल्लाहु आलम, इसमें दो बातें हैं। देखें, अगर तो ये आसमानी अजाब था ना, तो फिर तो उसकी ज़मीन पे कोई मिसाल नहीं मिलेगी ना। जो अजाब आसमान से आ जाता है उसकी तो मिसाल ही कोई नहीं है। यहाँ पे ये कि ऐसे रिसोर्सेज से पैदा हुआ था जिसमें जमीन से ही फायर हुई, जमीन से ही फायर बॉल हुए, जमीन से ही आग के गोले निकले, जमीन से ही जो है वो जल्जला आया। तो ये दो ऑप्शंस हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट, आगे चलिएगा। कहते हैं, अक्सर कहते हैं, रवायत ये कहती है कि हज़रत जिब्राइल थे, लेकिन मतलब मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है बताने के लिए, कि मैं नहीं कह सकती कि हज़रत जिब्राइल थे। लेकिन मोस्टली रवायतों में ये कहा जाता है कि हज़रत जिब्राइल ने इस पूरी बस्ती को पटख दिया था, ठीक है। अब जो अजाब की जो नेचर देखें, अब जिस तरह से पूरी कहानी होती है ना, कि पहले अपॉइंट हुए, फिर मैसेज कन्वे किया, उन्होंने इनकार किया, फिर उन्होंने चैलेंज किया, फिर उसके बाद अजाब की सिम्टम्स आने शुरू हो गए। अब अजाब आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अजाब की पूरी सूरह हिजर में और सूरह हूद के अंदर उस अजाब को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि वो किस किस्म का अजाब था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप अजाब ले आओ हमारे ऊपर। तो अजाब की जो नोयत है वो पहले तो यह है कि सही हाथुन मुशरिकीन, एक चीखती चहाड़ती चिंगाड़ उनके ऊपर आई थी, ठीक है। एक तो ये है। फिर अल्लाह कहते हैं कि आलिया साफिलाहा व अमतरना, के उनके ऊपर हमने लही हिजारत मिन सिजिल। हिजारत मिन सिजिल कहते हैं लेयर्ड क्ले के बॉल्स, ठीक है। और उनके ऊपर से मैंने बरसाई थी, बारिश बरसाई थी, ठीक है। बारिश बरसाई थी किसके ऊपर? आग के गोलों की बारिश बारिश बरसाई थी। अल्लाह ताला कहते हैं इसमें निशानियां उन लोगों के लिए जो सोचते हैं समझते हैं, ठीक है। व इन्नहा लबसबीलिन मुकीम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल मोमिनीन। एक तो ये बता रहे हैं, फिर सूरा अब तो ना मुझे खुद भी ट्रांसलेशन थोड़ी थोड़ी भूल रही है, लिखनी चाहिए थी। सूरा खुद में अल्लाह बता रहे हैं कि जब जैसे ये लोग, मैंने पहले भी कहा था कि जब वर्ड अमर आ जाता है ना, तो फिर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है, जब बताते हैं कि फलम्मा जा अमरुना, जब हमारा अमर आ लिया, तो हमने ऊपर से बरसा डालना, मैं दो ऑप्शंस रख रही हूँ। मैं खुद इसमें बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं हूँ। आज तो दुनियावी मामला सारे ऐसे लग रहे हैं कि अजाब जो है वो दुनिया के रिसोर्सेज से क्रिएट हुआ ना, लेकिन ये जो लाइन है ये क्लियर इशारा भी ये भी दे रही है कि जो ये सारा अजाब था ना, ये आसमानी अजाब था, मतलब हेवनली पनिशमेंट थी, जिसमें फिर अमर की वाली बात थी। वो दुनियावी असबाब वाली बात नहीं थी। वल्लाहु आलम, ये आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। साफिला व अमतरना कहते हैं बारिश को, ठीक है। बारिश बरसाई गई उनके ऊपर, रेन के ऊपर, उनके ऊपर उंडेल दी गई। अमतरना बारिश को कहते हैं। हिजारत जो है वो पत्थर की, ठीक है, मीन से झील लेट पत्थर थे। मंजूदीन मसवा मादिन इंदा रब्बी का, कहते हैं इसमें तुम्हारी निशानी है, ठीक है। तबाही है उन लोगों के लिए। और मैं हिया मैंने जालिमीना जालिमीना बेबाईद, और वो जो है ना जालिम जो है ना वो उनके लिए तबाही थी, ठीक है। ये सूरह हूद की आयत है, इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। आगे जहाँ पे ना रुकिएगा, ये आपको जेनेसिस का जब नजर आयत नजर आ रही है, द लॉर्ड रेन ऑन सोडम एंड गोमोरा ब्रिमस्टोन। ब्रिमस्टोन में आगे पढ़ेंगे। ब्रिमस्टोन जो है ना एक खास किस्म का पत्थर होता है। ये आगे देखिए, आगे चलेगा, सुनिए, राइट, प्लीज आगे चलिएगा। तो ये ब्रिमस्टोन के पत्थर की ना बारिश हुई थी इनके ऊपर, और पाक में इसको कहा गया ना हिजारत मिन सिजील, लेयर्ड क्ले स्ट्रक्चर था। तो अगर आप जाके देखें ना, इंटरनेट पे जाएं और ढूंढने की कोशिश करें, तो आपको इस पूरे एरिया में ना इस तरह के जो वॉल्स है ना, रॉक्स हैं, उनके अंदर इस तरह के ये पत्थर इम्बेडेड नजर आते हैं। ये जो गोल गोल छोटी गोलियां नजर आ रही है आपको, छोटी छोटी गोलियां, ये फ्रीक्वेंटली आपको उस पूरे जो जो वैली है ना उसमें नजर आती हैं। इसे कहा जाता है कि ये सल्फर बॉल्स हैं। सल्फर का पता है ना आप लोगों को, सल्फर एक बर्निंग मटेरियल होता है, सल्फर। तो इस एरिया में सल्फर बहुत ज्यादा नॉर्मली एनरिच है। अच्छा, एक और अजीब सी बात है कि ये जो इसको ब्रिमस्टोन जो है ना, ये जो सल्फर की जो छोटी छोटी गोलियां हैं, गोले कह लें छोटे छोटे, या आप कह लें कि शेल्स जो हैं, ये ना वाइट कलर के हैं। कभी किसी साइंस में पढ़ा ना आप सब लोगों ने कि सल्फर की जो है ना वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सल्फर एक मोनोक्लिनिक होता है, एक रोम्बस होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो जो सल्फर जल जाती है ना, जलने के बाद जो सल्फर जली नहीं होती ना लेफ्ट साइड पे, वो अनकुक्ड होती है, वो येलो होती है। ये देखे राइट साइड वाली जो है, जो लेफ्ट साइड वाली ना, ये वाली व्हाइट वाली, जब ये जल जाती है ना, तो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है, ठीक है।
तो ये जो है आपके पास कुक सल्फर जो है ना वो इस तरह की हो जाती है, व्हाइट सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड वाली, जबकि अनकुक जो है वो येलो होती है। मेड्रिड में किसी ने एक्सपेरिमेंट किया सल्फर के, बहुत गंदी सी पंजेंट सी स्मेल होती है सल्फर की ना, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है। मसलन में ये फायर को सपोर्ट करती है सल्फर, तो ये वही वाली आया कि ये जो व्हाइट कलर के जो ना जले यानी कि मोनोक्लिनिक सल्फर मिली है, सल्फर की वो फैमिली है जो आफ्टर बर्निंग कन्वर्ट होती है। इसका मतलब है बर्निंग का फिनोमिना तो इस पूरे एरिया में आ चुका है, यानी यहाँ से क्लियर एक बात तो कंफर्म हो रही है कि सल्फर किसी जमाने में यहाँ पे बर्न हुई है। और बर्न भी कैसे हुई है, जो पाक ने कहा ना कि हिजारत मिन सिजील, छोटे छोटे क्ले के क्ले थे, क्ले के पत्थर थे ना, लेयर्ड स्ट्रक्चर में पत्थर थे, तो ये बकायदा उस तरह से इन पे बारिश बरसाई गई है इन पत्थरों की ना, जो कि क्ले के पत्थर थे। ये तो कुरान पाक भी इसको इंडोर्स कर रहा है, साइंस भी बता रही है, और उसके साथ साथ हमें जो है बाइबल से भी पता चल रहा है। ठीक है, अब ये सवाल ये नहीं है, ये इसमें तो कोई बहस है ही नहीं है कि वहां पे सल्फर फटी थी, सल्फर फटी थी, सल्फर के बम वहां पे फटे, याद बम वहां पे सल्फर का फटा है। सवाल ये फटा कैसे है, वो सल्फर वहां पे आई कैसे है उस इलाके में ना, जॉर्डन की उस पूरी वैली में, डेड सी की वैली में सल्फर से। तो मैंने आपसे कहा ना कि दो ऑप्शन है, या तो भी ये सल्फर आसमान से आई है, यहाँ पे अगर जमीन के अंदर से आ रही है ना, तो जमीन से अंदर की फिर वो थ्योरी जो है ना, आपको पता है फिर जियोलॉजी को ना कोई थ्योरी तो ढूंढ ही लेते हैं, थ्योरी बनाने में टाइम तो लगता नहीं है। तो थ्योरी असल में ये है जो मैंने बताई कि जब टेक्टोनिक, आगे दिखाती हूँ आपको, जरा आगे चलिएगा प्लीज। आप लोग देख पा रहे हैं इसको? जी आपको पीछे जाइएगा जरा। आप जी जी, यहाँ पे ये आप देखें जगह जगह पे आपको, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ पे ना ये जो जगह ना, मेरे को बताया ना कि पूरी पट्टी है जॉर्डन की, ये पूरी पट्टी है ना ऊपर से लेकर नीचे तक, इसमें ड्राई जॉर्डन भी है, जॉर्डन रिवर भी है, और डेड सी भी है। तो इसकी दो साइड पे ना ये है, ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट मिली, पहाड़ों के साथ जो है आपको मिलेगा डेड सी है। तो डेड सी की जो ये वाली रिव्यूज है ना, आप ऊपर देखें तो आपको लेयर स्ट्रक्चर में घर नजर आ रहे हैं। इसके बारे में डिटेल से पढ़िएगा, इसे बाबे दरा कहते हैं, इस जगह का नाम बाबे दरा है। ठीक है, यहाँ पे जो ना बकायदा ऐसे हाउसेस मिले हैं जिनकी छत ऊपर से बर्न है, मतलब ऐसे बकायदा फील होता है कि पहले छतों पे आग लगी है, लेकिन बारिश देखें दो बातें हैं, या तो बारिश, या तो आग के गोले नीचे से आए हैं, जमीन के अंदर से आए हैं, तो स्ट्रक्चर किसी और तरह होगा। अगर आग के गोले ऊपर से आए हैं तो स्ट्रक्चर किसी और तरह बन हुआ होगा। तो आर्कोलॉजी स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा है कि पहले छतों पे आग लगी है, फिर वो जब छतें पूरी तरह बंद हुई है तो वो आग नीचे घरों के अंदर सीपी नहीं। और ये बिल्कुल साउथ में है डेड सी के, तो ये मतलब आग के गोले ऊपर से आए हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं फायर हुआ। रेंज जैसे यहाँ पे जो आया था इसको वो उन्होंने बाइबल की किया की, तो ये स्ट्रक्चर पेनिट्रेट किया है घरों में, तो बाद में भी ये घर सारे जो है ना सिमेट्री में यानी कि कब्रिस्तान में चेंज हो गए। तो आप नोट करें ये घरों के स्ट्रक्चर है, काउंट भी कर सकते हैं आप, एक दो तीन चार पांच, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट ना ये साथ साथ घरों के कंस्ट्रक्शन हुई है। नेक्स्ट आगे चलिएगा, अगली स्लाइड पे जाइएगा आयशा। हाँ, सोनिया, जी अगली पे, सोनिया आप जी सुन अगली पे है। रही हैं? जी मुझे आवाज आ रही है, अगली पे हूँ। जी जी आपको जी जी, शो जरूर, नहीं हो अब रहा है। रुकिएगा जरा। आप है मनीरा, या आपका डिस्कनेक्ट हो गया?
आई थिंक उनके नेट का मसला हुआ है, जी डिस्कनेक्ट हो गया डिस्कनेक्ट हुआ, मैंने दूसरी जगह से कनेक्ट कर लिया। हाँ जी, तो मैं ये बात कही थी कि यहाँ पे आपको ऐसी स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो बर्न हुई हैं चीजें वो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में फील हो रही होंगी। ठीक है, मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया, मुझे इतना आगे चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे। अ, आगे ना ज्यादा बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड आने वाली हैं एक दो, उसमें बड़ा क्लियर आपको अंदाजा होगा कि ये कहाँ जा रही है बात। सोनिया आगे कीजिएगा नेक्स्ट स्लाइड। आगे कीजिएगा next। मैंने आगे की है, आपको शो हो रही है? हाँ जी, अब ओके है। अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि अगर आप देखें तो हमने तो ये बात की ना कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, आप देखें कि जो इसराइल की जो सारी पट्टी है ना, जो ऊपर मेडिटेरियन सी नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, ये सारा मेडिटेरियन सी है। ठीक है, और नीचे यहाँ इधर की तरफ जो आपको नजर आ रहा है ये रेड सी है, जो आपको इधर नीचे की तरफ नजर आ रहा है, ये पूरी जॉर्डन की पट्टी है। नीचे की तरफ अरेबियन पेनिनसुला तो हम पढ़ चुके हैं। तो जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो प्लेट्स कही जाएंगी। नीचे वाली जो प्लेट है ना, इसको अरेबियन प्लेट कहते हैं जियोलॉजिस्ट, और जो ऊपर वाली प्लेट है ना, इसको अफ्रीकन प्लेट कहते हैं, और इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। अब टेक्टोनिक प्लेट साथ साथ ना रिफ्ट जोन होते हैं, मतलब एरियाज होते हैं जो कि हाई एक्टिविटी के होते हैं। पाकिस्तान में पता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा आते हैं ना, पाकिस्तान भी जो है ना यूरेशियन प्लेट के बिल्कुल के ऊपर खड़ा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये साफ ये एक मतलब रिसर्च पेपर से डायग्राम ली हुआ है, साफ पता चल रहा है कि ये जो पूरी डेड सी से लेके ऑनवर्ड जॉर्डन जहाँ जहाँ से रिवर गुजरता है ना, ये सारा एरिया जो था वो हाई एक्टिविटी प्लेट के ऊपर खड़ा हुआ था। तो बहुत जहाँ पे हाई एक्टिविटी प्लेट होती है, वो आगे एक स्लाइड आएगी उसमें लिखा हुआ है, विकिपीडिया पे मिल जाता है कि जहाँ पे हाई एक्टिव साइट्स होती है ना टेक्टोनिक, उनकी बिल्कुल बेस लाइन पे ना सल्फर बहुत ज्यादा होती है, उन जगहों पे सल्फर बहुत ज्यादा होती है। जब जब ये हो रही होती है ना, ये एक दफा तो नजर नहीं आता, यहाँ पे ना मूवमेंट होती रहती है इन इस एरिया के अराउंड। जब बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है ना, प्लेटों की प्लेट्स अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है ना, या ऐसे ही जैसे कि आप जैसे एक प्लेट दूसरी प्लेट से रगड़ खा रही हो, बेसिकली एक प्लेट दूसरी प्लेट से रगड़ खा रही है जमीन की ना। तो जब ये प्लेट्स एक दूसरे से रगड़, इसे कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेट्स, तो जब ये आपस में रगड़ खा रही होती हैं, तो उस टाइम पे जो नीचे जमीन के अंदर से जो मादनियात है ना, वो उबर उबर के ऊपर आ रहे होते हैं। ये जो एरिया होता है ना, ये इंतहाई इंस्टेबिलिटी का एरिया होता है, सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि इंतहाई इंस्टेबिलिटी का एरिया होता है। तो कोई शक नहीं है कहता ना, इन जमीनों को अगर उल्टा के फेंक दिया हो या इन पे बहुत बड़ा, तो बहुत मुमकिन है कि यहाँ पे जल्दा किसी भी साइड पे आया हो, ये जमीन और ये पूरी बस्तियां उल्टा दी गई हो उस जमाने में। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर तक तुर्की तक जो है ना, ये रिफ्ट लाइन जा रही है, जो ऊपर अनातोलिया तक ये आपको रिफ्ट लाइन मिलती हुई नजर आती है। तो आपको अगर देखें यहाँ पे तो सूरह अनकबूत के आपको आयत में मिलेगा कि हमने कौम लूत पर आसमानी अजाब नाजिल करने वाले हैं। ये पहले से बता दिया गया था ना कि अला हाजिल करियती रिज़्क़म मिनस समाई। अगेन यहाँ से जो ना ये चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है कि जो बताया गया कि जो आसमान से अजाब आएगा, बिमा कानू यफसुकून, क्योंकि वो जो है ना बेहुक्म हो रहे थे यहाँ। और फिर ये भी कहते हैं कि हमने उनको जो है ना वो आयातिन बैयिनात की खुली निशानी बना दिया, हमने कौमी लोग को सरी इबरत की निशानी बना दिया, ले कौमी याकिलून, उन लोगों के लिए जो जानते हैं। मैं अक्सर आपको हर सेशन में कहती होती हूँ कि ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ना। अल्लाह ताला कहते हैं कि अपनी अकल इस्तेमाल करो और इन आयात के थ्रू मुझे ढूंढो, मतलब इन इन कौमों में हमारे लिए इबरत का निशान था ना। हमने आर्कोलॉजी पढ़नी थी, जियोलॉजी पढ़नी थी, लेकिन मुझे कोई फिलहाल लिटरेचर नहीं मिला। सारा लिटरेचर जो है ना वो मैंने इंटरनेट से नॉन मुस्लिम को उठाया हुआ है। तो आप ये पॉइंट समझ रहे हैं कि ये जो पूरी वैली है, ये पूरी रिफ्ट लाइन जोन के ऊपर है और इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और इसी वजह से वो कहते हैं कि ये जो फायर के लिए बॉल्स बने हैं ना, इसकी थ्योरी ये बनती है, अगर ये आसमान से नहीं आए तो दूसरी थ्योरी ये है कि जो जमीन में सल्फर थी ना और जो जमीन में सॉल्ट है, वो आपस में हाई एक्टिविटी का से मिक्स हुआ है, और जब थर्स्ट आया है ना तो ये सल्फर बाहर निकला है। और फिर ये सल्फर जो यहाँ तो ये आपको पता है, जब गर्द चमक आती है, जब साइका आई है ना, साइका आई है, तो गर्द चमक की वजह से इसकी इग्नाइट हुआ है और उसको आग लगी है। फिर ये जहां जहां ये आग के गोले गिरे हैं ना, यहाँ जो लावा eruption हुई है, तो लावा eruption भी हो सकती है, इन गोलों को आग भी लग सकती है, कुड बी मैनी रीजन, मैं किसी एक राय पे नहीं हूँ, 7 से 8 रीजन हो सकती हैं कि वो सल्फर को आग लगी है और वो फिर सल्फर की इन पे सल्फर की ना पूरी बारिश हुई है। जहां जहां सल्फर गिरी है वो पूरी की पूरी बस्ती जो है ना वो जल के राख हो गई है, और बाद में इस बस्ती को पलटा भी दिया गया है। ठीक है, फिर जलसा भी आया है, इस बस्ती को पलटाया भी गया है। आगे चलिएगा। ये ना इसमें बहुत बड़ी इबरत है, इस कहानी में बहुत बड़ी इबरत है कि एक बस्ती जो कि एलजीबीटी के प्रिंसिपल पे चल रही थी। नहीं नहीं, सल्फर सॉल्ट नहीं है बिनते करीम, बिल्कुल भी नहीं है बहन। सल्फर जो है ना ये एलिमेंट है, सल्फर जो है एक एलिमेंट है एटॉमिक, और उसका जिस तरह लोहा होता है, जिस तरह ऑक्सीजन होती है, जिस तरह हाइड्रोजन होती है, सल्फर एक नॉन मेटल है। गंधक कहते हैं ना इसको, आम जुबान में जख्मों पे भी लगाते हैं, पीले से रंग की होती है, गंदी सी इसकी स्मेल होती है, ये पीले रंग का पाउडर अब तो खैर नहीं मिलता, बचपन में हमारे ना जख्मों पे लगाया करती थी।
और इसकी ना डिफरेंट ये आग पकड़ लेती है। ये जितने भी हमारे बॉम्ब्स होते हैं ना, जितने भी लोकल देसी बॉम्ब होते हैं, उनमें सल्फर होती है, गंधक कहा जाता है ना, गंधक का बॉम्ब बना के। तो ये बेसिकली सल्फर के गोले फटे हैं लोगों के ऊपर। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि सारी जियोलॉजी के अंदर आपको डेड सी के अंदर सॉल्ट बहुत मिलेगा। तो ये जहाँ पे ना आपको पता है ना डेड सी क्या है, डेड सी में नॉर्मल तकरीबन जो है वो आई थिंक 5 गुना या ज्यादा या 9 गुना ज्यादा नमक है। ये पूरी सॉल्टी लेक है, इसे बहरे मुर्दार कहा जाता है। इसमें इतना नमक है कि ये जहाँ पे कोई कोई भी इस झील में ना डेड सी के अंदर कोई भी इंसान, इसे बहरे मुर्दार भी कहते हैं, कोई भी मछली इसमें जिंदा ही नहीं रह सकती। नमक देखे इवॉल्व हुआ हुआ है। इसको जरा गौर से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि ये विकिपीडिया से मैंने साइंटिफिक कंटेंट उठाया है कि एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स विल इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ सॉल्ट स्ट्रक्चर डेवलपिंग, यानी कि ये जो डेड सी सारे एरिया में जो सॉल्ट की लाइन डेवलप हुई है ना, क्योंकि जब टेक्टोनिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा ना तो वो नीचे से सॉल्ट को उठा के ऊपर लेके आ रहा होगा, ठीक है। और वो क्या करोगा, फॉल्टिंग विल बी रिड्यूस, फॉल्टिंग को रिड्यूस करने के लिए ना। और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो है ना ओवरबर्डन, कभी आपने सुना ओवरबर्डन? जब भी जजला आता है ना, जब चीजें पलटती हैं तो उसके ऊपर एक लेयर ऑफ मटेरियल आ जाता है, उसे ना ओवरबर्डन कहा जाता है। तो ये वही बात कह रहा है कि फॉल्टिंग विल बोथ रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द ओवरबर्डन एंड थिन, उसको पतला करेगी इन एन एरिया अफेक्टेड बाय द थर्स्ट टेक्टोनिक्स, जहाँ पे थर्स्ट टेक्टोनिक का मतलब जहाँ पे ये जजले की एक्टिविटी हो रही होगी ना, उसे थर्स्ट टेक्टोनिक कहा जाता है, थर्स्ट आता है वहां पे। बकलिंग ऑफ द ओवरबर्डन लेयर विल अलाउ द सॉल्ट टू रीराइज, यानी कि प्योर जियोलॉजिकल फिनोमेना, मैं इसकी डेप्थ पे नहीं जा रही, लेकिन ये कह रहे हैं कि जहाँ पे भी फॉल्ट लाइंस होती है ना, वहां पर चांसेस होता है कि एक्टिविटी की वजह से जो नीचे दबा हुआ सॉल्ट है ना, वो उभर के ऊपर आ जाए। और ये आल्सो द रॉक अबव द सॉल्ट डूम्स ऑफन डिपॉजिट्स ऑफ सल्फर, यानी कि ये वजह है कि जो इस एरिया में सल्फर की और नमक से ये सफेद नमक है जो हम इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन जो नॉर्मली हाई है ना डेड सी के आसपास, उसकी वजह जो है वो ये समझ में आती है कि एक्टिव टेक्टोनिक्स यानी कि जल्जले की एक्टिव सिस्मिक एक्टिव की वजह से यहाँ पे दोनों चीजें हुई, और जब अल्लाह ताला का हुक्म आया तो ये उनके लिए नेमत की बजाय जहमत बन गई, ठीक है। जी जी, हर समुद्र में पाया जाता है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन खास कंसंट्रेशन होती है। आप कभी डेड सी को पढ़िएगा, डेड सी आपको पता है डेड सी में लोग बंदा नहाने जाए तो डूबता नहीं है। कभी आपने डेड सी की वीडियो देखी? इस तरह के बिल्कुल साथ डेड सी में लोग नहाने जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, और आपको पता है वो डूबते नहीं है। अगर मैं डेड सी में जाकर छांग लगा दूं ना, मुझे तैरना ना आता हो, तो समुद्र मुझे डुबोएगा नहीं। उसकी रीजन है क्योंकि समुद्र की जो है ना वो नमक की वजह से उसका इतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी चेंज हुई हुई है कि वो मेरी बॉडी को फ्लोट करवा देगा। लोग डेड सी में जाते हैं और तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है। बड़ी मजे की वीडियो होती है, कभी देखिएगा जरा, ये डिफरेंट सी है, ठीक है। नहीं, डेड सी में आई एम नॉट श्योर, वो तो मदाइन साला की बात हुई थी, हाँ ठीक है। लेकिन उस पॉइंट ऑफ से जाना कि आप देखें कि निशानियां कौन कौन सी, क्योंकि ये बड़ा हिस्टोरिकल एरिया है ना सारा। अच्छा, यहाँ पे ऐसी बातें भी मिली हैं जहाँ पे बकायदा हड्डियां और आर्कोलॉजिकल साइट्स, ये पूरी पूरी जो आगे मैं दिखाती हूँ आपको, तस्वीरें दिखाती हूँ। नेक्स्ट आके चलिएगा जरा, बस इसको खत्म करते हैं। बढ़िया, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये देखें, ये साइड में बता रहे हैं, ये एक है, एक आर्कोलॉजिस्ट है, और इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, बहुत ज्यादा काम किया हुआ है इस बंदे ने। और इसने यहाँ पे देखें, ये लेयर्स, आपको लेयर्स नजर आ रही है स्ट्रक्चर के अंदर, जली हुई लेयर्स नजर आ रही है। मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन ये नुमेरा और बाबे दरा के ऊपर जो साइट है, यहाँ पे जली हुई साइट साफ बता रही है कि यहाँ पे बकायदा बर्निंग हुई होगी किसी जमाने में, ठीक है। ये बुक्स आप पढ़ लीजिएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो साफ नजर आ रहा है को ये बर्न। अच्छा, उसके अलावा एक और ऑप्शन भी है जो पॉसिबली यहाँ पे अजाब की वजह हो सकती है। पॉसिबल ऑप्शन ये है कि जॉर्डन के पास ना बहुत ज्यादा कोयले के वसाइल भी हैं। जॉर्डन के इलाके में बाबे दरा निमिरा के पास ना बकायदा तौर पे जो अपना कोयले की टाइप्स होती हैं, कोयले की खास टाइप को बिटोमिन कहा जाता है, तो बकायदा बिटोमिन की वहाँ पे माइंस हैं, कोयले की माइंस हैं। अब कोयला भी आपको पता है सोर्स ऑफ फायर है, तो पॉसिबली ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो बिटुमेन की जो फायर जो रॉक्स थी ना, सारी जो माइंस थी उस जमाने में, वो एक्टिवेट हो गई हूँ। वल्लाहु आलम, बट एक ऑप्शन ये भी हो सकती है, ठीक है। एक्सकवेशन के थ्रू ये भी पता चला है हमें कि वहाँ पे वो बकायदा उसको, अच्छा उसका सबूत क्या है? उसका सबूत ये है, अच्छा एक और बात भी है कि आपको ये सवाल भी आपको समझ में आना चाहिए था कि गोले फटने के लिए हमेशा ना पेट्रोल चाहिए होता है या गैस चाहिए होती है या इग्निशन। तो देखें, जितनी मर्जी सल्फर हो, सल्फर को हमेशा ना इग्नाइट करना पड़ेगा, उसको आग लगानी पड़ेगी। सल्फर खुद ब खुद बर्न नहीं होती। तो उसको इग्नाइटिंग मटेरियल या तो ये था कि गरज चमक आई हो, या फिर ये है कि नीचे से लावा पिघला हो। तीसरी ऑप्शन जो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इस इलाके में पेट्रोल था, ठीक है। और वो पेट्रोल था या गैस थी, वो जब बाहर निकला है ना, तो पेट्रोल, नमक, क्ले और गंधक, इन चारों ने मिलकर ऐसी फाइल बनाई है जो कि फटी है। मतलब वाली ये एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इसके साथ आती है, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट।
ये आपको मैं नमक दिखाना चाह रही थी कि देखें ये सल्फर का जो कंटेंट है ना, नमक और सल्फर, ये आपको डेड सी के साथ साथ भी बेपनाह नजर आएगा, और उसकी वजह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पॉसिबली कि ये वजह हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिएगा। ये मैंने आपको बताया ना कि कोयले के बकायदा जो है ना माइंस हैं जॉर्डन के अंदर, कोयले की पूरी माइंस हैं, और वो कायदा कमर्शियली उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये भी पॉसिबल, उस इलाके की सारी जो जियोलॉजी और इकोलॉजी है ना, वो धमाकों की ऐसी जमीन है जिसपे धमाकों का होना बहुत नॉर्मल बात लगती है। ठीक है, इसकी जियोलॉजी वो सैंड वाली जियोलॉजी नहीं है जहाँ पे हमें पड़ी थी ना साथ सौले की आद और समूह की पड़ी थी। ये बिल्कुल डिफरेंट आर्कोलॉजिकल एनवायरनमेंट का इलाका है। नेक्स्ट आगे चलिएगा। ये इसमें एक साइड मिसिंग है इस टाइम, चले खैर, जज़ाकल्लाह, बस यही आप लोगों को बताना था। कोई सवाल है तो प्लीज तो काइंडली फेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक क्वेश्चन था। असल में ना ये मैंने वीडियो एक देखी थी इन्हीं के बारे में, तो मुझे ये जो वीडियो, ये जो अभी जिसकी पिक्चर दिखाई थी ना, तो ये बिली थी कौमे समूद के बारे में आई गेस। तो ये मतलब इन पे सेम अजाब आया था, या ये सेम ही कौम है, या इकट्ठा, मतलब कैसे था नहीं कि मतलब। नहीं, बिल्कुल नहीं सेम हिसाब तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने पिछला सेशन अटेंड किया था समूद वाला, मतलब सौले किया। वाला, ऊंटनी वाला? आ, हाँ किया तो। मैं आपके पास समझ रही हूँ। वहां पे ये है कि वहां पे चिंगाड़ आई थी। देखिए वहां पे जो मेजर जो हाँ 2 से 3 मिलके आते हैं, अजाब हाँ। आते हैं, लेकिन उसमें हम्म जो मेजर जो इंटेंसिटी थी ना, जो डिस्ट्रक्शन का बायस बनी थी, वो वहाँ पे साउंड थी, आवाज की चीज थी। साथ वहाँ पे जजला भी आया था, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, वहां भी हाँ। जजला आया था। लेकिन यहाँ पे जो जजला आया है ना, इसमें जजले के साथ साथ आग के शोले आए हैं, आग की बारिश हुई है, क्ले फायर बॉल्स की बारिश हुई है। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। समूद की हाँ कौम में जो ना हिजारत मिन सिजील की हाँ। जो बात हो रही है ना, कि हमने उनके लिए अमतरना पे बारिश बरसाई, आसमान से बारिश बरसाई हमने, हाँ वहां पे बारिश की जी। आपको पता है कोई बात नहीं आई। वहां पे बात आ रही है। वहां पे बात आई थी कारिया की, और हम्म। साइका की, और सेहा की, कि चीख की आवाज, चिंगाड़ की आवाज और खड़खड़ाने की आवाज, यानी कि जजला और आवाज, दो दो अच्छा, कॉम्बिनेशन थे। इसके बारे में भी मैंने पढ़ा था, तो वो ये आ रहा था कि इनके ऊपर भी अजाब आने से पहले पहले आवाज आई थी एक, मतलब वो ये आवाज थी कि जमीन ने मतलब जब जमीन में कोई जैसे वही टेक्टोनिक प्लेट्स का कोई रिएक्शन होता है, तो वो फिर कोई आवाज जनरेट होती है। तो इन पे बिल्कुल भी वो होती है। आवाज आई थी जब, क्योंकि वो हुआ था, तो आवाज आई थी जिससे कि ये मतलब पहले तो ये ब्लाइंड हो गए थे, तो उसकी वजह से फिर आवाज आई थी जिससे कि भागने शुरू हो गए थे। और फिर क्या कहते हैं, वो फिर सल्फर फटा था, तो वो फिर आपके पास सोर्स है क्या अक्सर, जहाँ से भी पढ़ा हमसे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जैसे सीक्वेंस में बताया हुआ है ना इसमें। हाँ ऐसे ही मैंने देखा था असल में। चले, मैं मुझे आया दोबारा नजर, तो मैं जरूर शेयर करती हूँ ग्रुप श्योर में। श्योर श्योर। हम्म नहीं आप सही कह रही हैं, ऐसा ही होगा, लेकिन आवाज जो हुई होगी ना, हम्म वो आवाज उस सेंस में है कि जब टेक्टोनिक, देखें जिस चीज का जल्जला मैं हम्म। आपको बता रही हूँ कि पूरी लाइन जो है ना वो एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है। इसका मतलब है ये कोई मतलब 7 8 8 लेवल का भी जल्जला आ जाए ना, तो एक महसूस होता है जी जी। साउंड, एक बकायदा जो है उसके वेव्स आती है ना, शॉक साउंड वेव्स आती आती है हैं। जी। तो साउंड आप आती सोचिए है। ये अब किस लेवल का जज्ला होगा, वल्ला वाला, मैं अब इस पे तो कमेंट नहीं कर सकती कि किस रिएक्टर स्केल हम्म पे ये आया होगा। पर जब एक जज्ला आता है तो जनरली वो महसूस होती है। और दूसरी बात है कि वहाँ की आबादी के जो, देखिए जमीन में ताश आना शुरू हो जाता है ना, एक सिस्मिक एक्टिविटी शुरू हो जी जाती है जी उस एरिया में पहले से जी। ही। तो हम्म उस लगे के जो हैबिटेट्स होते हैं ना, जो जानवर होते हैं वगैरह, जो इकोलॉजी होती है, जो हैबिटेट होता है, उनको पहले से पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी होने वाली है। तो मेरा हम्म। ख्याल है कि उनकी जो सारी एक्टिविटी थी ना, वो ग्राउंड एक्टिविटी थी जितनी भी थी इनकी, क्योंकि इनका एलजीबीटी का मसला था इन लोगों का। फिर मैं ये जी सोच जी। रही थी कि ऐसा नहीं तो ये सजाई क्यों दी, ये बात भी सोचने अच्छा, वाली है एक और कि बात थी कि मतलब एक जगह है कि पता नहीं वो हदीस में, आई एम नॉट श्योर, कि वो हजरत जिब्राइल ने जब उनको अपनी मतलब पर से उठाया था, उनको इतना ऊपर उठा लिया था कि पहले आसमान के लोगों ने आवाजें सुनी थी उनकी, मतलब ऐसा कुछ आपको आपके आप, नॉलेज में है? अच्छा पता है क्या, आपकी बात ठीक है, मतलब देखिए बिल्कुल मुमकिनात में से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रही, लेकिन ना मैंने, ये रवायत है, इसका मतलब रवायत ऐसी अच्छा, ये रवायत है। रवायत है। अच्छा, हाँ मुझे लगा कि देखो ना, शायद ये कोई हदीस है। नहीं हदीस में तो मुझे अगर किसी के पास हो तो बताया, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई भी हदीस नहीं है जहाँ पे नबी इतनी की वजाहत से बताया हो कि आज ये हज़रत लूत की कौम को बकायदा परों पे उठा लिया गया था। रवायात की बात है तो वहां तक बस इतना ही इल्म रखें, बाकी हम्म ना मुझे कोई बिब्लिकल एविडेंस मिला है इसका।
और ना मुझे कुरान पाक में कोई रेफरेंस मिला है। हाँ, अच्छा, ये कुरान वाला जो पाक में ये टिप वाली बात मैं कर रही हूँ ना, ये मैंने एक ऑडियो सुनी थी, मुझे याद आया कि ये मुफ्ती मयंक नहीं है, उनकी उनकी ऑडियो सुनी थी मैंने, उनमें देखिए, उन्होंने शायद बताया था अगर कि कोई अगर मुफ्ती मैंने ने किसी हदीस के रेफरेंस से बताया तो फिर तो बहुत अथेंटिक है। अगर उन्होंने इसको एज ए हम्म, रवायत के तौर पे बताया है तो फिर वो बस रवायत ही है। मैंने आपसे कहा ना, इन हाँ, चीजों में आप ये 3 बातें ज़हन में रखनी है। सबसे पहले कुरान पाक का रेफरेंस, कुरान पाक कितना बताता है हमें। फिर उसका जो हम्म, है वो दूसरे जो आपके मज़ाहिब है, जो आपके इब्राहिमी उनसे जी, कंपैरिजन जाके बाइबल वगैरह, देखें। बाइबल, क्योंकि अब उसे पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो जी जी खिलाफ में नहीं जा रहा तो नॉलेज आपको वहां से जरूर मिलेगा, ठीक है। जी दूसरा, जी फिर मेरे पाक है हदीस मुबारक, वहां से आपको नॉलेज मिलेगा। फिर चौथा जो है ना, वो फिर रवायात और सब चीजें हैं। तो आज तो मैंने बिल्कुल कोशिश की थी कि मैं रवायात से बहुत दूर हूँ, बल्कि ज्यादा जितना हो सके साइंटिफिक। अगर मैंने रवायत ही बतानी तो मैं आपको साइंटिफिक रवायत बता दूं, बजाय इसके कि मैं पुरानी रवायत बताऊं। देखिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, आप ठीक नहीं कह नहीं, रही मुझे हैं। लगा कि हदीस है वो, इसलिए मैंने आपसे पूछा, ये कंफर्म मेरे किया लिए था। नहीं है वैसे। कोई हाँ, हदीस मैं है, ये ना किसी एक के अल्लाह हदीस मेरा है मैंने कहा मैं शेयर कर दूंगी, एक हदीस है इसके बारे में ना, कि इसका। इतना ज्यादा ऊपर उठाया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हाँ कि उसकी मतलब डॉग्स की बार्किंग की भी आवाज आई, हाँ एंड देन ही टर्न देम अपसाइड डाउन। ना इसकी हदीस हाँ मैंने एक हाँ जगह हाँ publish हाँ, की। यही वाली, यही एग्जैक्टली यही। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी या ये जो नेचुरल एक्टिविटी नहीं थी। ये गॉड हम्म, क्रिएटेड बकायदा एक पनिशमेंट थी, जो कि एक मतलब डिवाइन ऑर्डर पे क्रिएट किया गया सजा थी। यहाँ से तो फिर ये बात कंफर्म हो जाती है ना, कि जो वो उन्होंने बात करे थे कि जब हमारा हुक्म आ गया, और तो ये तो फिर हम्म, उस टाइप की सजा है। हज़रत जिब्राइल जो सजा क्रिएट करेंगे वो कोई नॉर्मल लेवल की तो नहीं होगी ना। तो इसका मतलब ये है कि हम्म। इन इन जगहों को ढूंढना भी बहुत मुश्किल होगा। मैं मेरे ख्याल में तो फिर हाँ, जैसे शायद जब अल्लाह पलटा। ताला इसलिए फिर वो आगे मेंशन करते हैं, मतलब अक्सर ऐसी आयत के आगे मेंशन हुआ होता है कि समझने वालों के लिए निशानियां हैं, या ये इसमें इस तरह अकल वालों के लिए है। मतलब और शायद इसमें हमें जी, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए या इसको एक्सप्लोर करने के लिए ये आयत होती है। मेरा अपना भी ख्याल था जब सारा मैं पढ़ रही थी, मैं सोच रही हूँ कि इसमें ना 2 बातें आप कभी पढ़े तो इसमें 2 साइड्स आती हैं, डेड सी के लेफ्ट साइड पे भी और डेड सी के राइट साइड पे भी। ये जो 5 बस्ती है ना, प्लेन जो 5 सिटी हाँ हाँ हाँ। प्लेन सिटीज है, ये भी है। और दूसरी साइड पे एक और थ्योरी आजकल आई है 2022 में, जिसे तिले हम्म, हराम कहा जा रहा है, वहां पे भी साइड्स मिली हैं। तो अब दोनों अच्छा। लोग क्लेम कर रहे हैं, वो कहते हैं ये साइड है, वो कहते हैं ये साइड है। मैं सोची थी कि पॉसिबली शायद कोई साइड नहीं है, अल्लाह ताला ने शायद बस्ती को, जब कहते हैं ना मौत खाती कि उल्टाई हुई बस्तियां। तो क्या पता इतना उठा के जमीन पे पटक के मारा हो कि जमीन के अंदर ही चले गए हो, हु नोस। हाँ, ये देखे ना, ये मिसबा ने शेयर की है हदीस, जी जी, यही है। मैंने वो देखा। इसका मतलब है ये वाकई जी जी। आसमानी अजाब था इन सेंस। हाँ इसका हमेशा से हमारे लिए सपोर्ट रहती है। अ, ये अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, ये वाकई हदीस है, मैंने आपको वहाँ पे शेयर भी की थी। आपको शायद नहीं, आपने की नज़र से नहीं गुजरी है, ये हज़रत जिब्राइल मेरी अलैहिस्सलाम नजर से की। नहीं गुजरी है उसमें। हाँ जी, हाँ, ये पूरी हदीस थी। अब वो पूरी हदीस में इसको रिफ्लेक्ट किया गया है। और रीजन देखिए, देयर आर 2 to 3 रीजंस हमें इसको समझने की जरूरत है। दिस वन द लास्ट नेशन है हजरत इब्राहीम के वो बर्थ से क्या, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद एक टोटली रेवोल्यूशनर सिस्टम जो है ना वो चेंज हो रहा है। हजरत इसहाक की पैदाइश की खुशखबरी लेकर आए थे वो फरिश्ते हजरत इनके पास, जब यहाँ पर अजाब आना था। तो यहाँ से ना रुक, यानी कि जैसे अब वो टाइम डायमेंशंस और सब कुछ भी वो चेंज हो रही थी। तो अब ये जो हमारे पास, जब हम देखते हैं ना तोरा में भी इसका जिक्र मिलता है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं बाइबल में भी इसका बहुत ज्यादा वो जिक्र मिलता है। और अगर आप देखते हैं ना इन लोगों की साइकी चेक करते हैं क्रिश्चियनिटी की और इवन जोइश की, तो उन्हें जो अरब उला है उनसे कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए वो इसकी इतनी रिसर्चेस वगैरह के अंदर भी नहीं गया। बट ये क्योंकि एक तो ये कि हजरत इब्राहिम के साथ उनका बहुत ज्यादा क्लोज वो रिलेशनशिप रहा है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के जद्दे अमजद भी थे, और ये फिर उनकी ये कजन भी थे। और यहाँ पर जो ये वाली लास्ट नेशन जो तबाह हुई है, जब मैं आपको कह रही थी कि हम इसको ही करेंगे, तो उसकी रीजन ये थी कि यहाँ पर पीछे से जब हम ऑनवर्ड हजरत नूह से ऑनवर्ड चल रहे होते हैं ना, तो जो मुख्तलिफ किस्म की सिविलाइजेशन की वो थी, उनके अंदर वो एक पीक के ऊपर एक गुनाह जो है ना, वो 1 से 2 गुनाह थे, लेकिन एक गुनाह जो उनमें से होता था ना वो सबसे बड़ा हो जाता था, जो उसकी वो जिसकी वजह से उनकी पूरी जो है ना वो सिविलाइजेशन को अल्लाह ताला ने बर्बाद किया। और उसमें से हर एक का हिसाब की ना, जहाँ पे पिछली 2 हम लोगों ने नेशंस को 3 को देख रहे थे, हजरत नूह का तो पानी वाला था, लेकिन पिछली 2 आद और समूद का तकरीबन मिलता जुलता था। लेकिन यहाँ पर आके जो अजाब की थी ना, वो फॉर्मेशन ही चेंज हो गई थी, क्योंकि
लास्ट में आके, क्योंकि इसकी रीजन ये थी कि अब अल्लाह ताला ने ना 3 डिफरेंट किस्म के 4 डिफरेंट किस्म की नेशंस को, जो आपको पावर आइडेंटिफिकेशंस भी दी थी और सब हर चीज दी थी, उसके बाद आपको वो हर चीज देख के अल्लाह ताला ने आजमा के देख लिया था। अब यहाँ से आके ना, यानी कि पहले आ रहे हैं सहीफे और अब किताबों का दौर शुरू हो रहा है। अब प्रॉपर बुक्स की फॉर्म के अंदर जो है ना, अब आगे चल के जो है ना वो सारा डेवलपमेंट शुरू होनी है कि आप किस तरह से इन सारी चीजों को लेके एक एक पॉइंट को वो ट्रिगर करके उसकी तरबियत करनी है। तो जो ये लास्ट वाला हिसाब था, यानी कि जो इनके ऊपर आया, जो ये मोरालिटी का हिसाब था, तो यहाँ पर और फिर उसके बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश होनी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ऑन द अदर हैंड वो पहले हजरत, क्योंकि हाजरा की बेटे थे, तो वो उस वक्त वो मक्का में वो वैली में जा चुके थे। लेकिन क्योंकि क्रिश्चियनिटी इस चीज के अंदर वो उस तरह से उसको लेके नहीं चलती है, जब हम वो उन चीजों को आगे देखेंगे तो वो समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मॉरल करप्शन जो है, जो आगे चल के इन सारी नेशंस ने अडॉप्ट करनी थी, वहां पर आके एंड हो रहा है और उसके बाद एक नई सिविलाइजेशन की इब्तिदा होनी है। तो फिर ये वाली जो मॉरल करप्शन थी, ये इतनी पीक और हाई पे गई है, यहाँ पर मतलब कोई भी नहीं बचा, यानी कि इस सिविलाइजेशन में सिवाय हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कोई भी नहीं बचा। और जो दूसरी मेन चीज थी वो ये बतानी थी कि ये वाली इस किस्म की करप्शन थी कि जिसके अंदर में लोगों के अंदर जो है ना वो शऊर खत्म हो जाता है, मतलब अल्टीमेटली वो उनके शऊर को बिल्कुल खत्म कर देती है। तो इसलिए जो वो रेवोल्यूशन आने वाला जो चक्कर था ना, वो भी खत्म हो गया था। हजरत क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम खुद पैगंबर थे, जाहिर है पैगंबरों के साथ वो अल्लाह ताला की तरफ से उनके साथ मार्फत होती है। लेकिन ये बता रहे हैं, ये इस बेसिकली जिस चीज को हमें समझना होगा, क्योंकि मैं आपको पता है मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क भी कर रही हूँ कि LGBTQ या इससे जैसे जितनी भी ये मॉरल करप्शन है, ये इस लेवल की करप्शन है कि ये आपकी तमाम की तमाम सोचने समझने रिसर्च करने हर चीज की सलाहियत को जीरो पे लेके चली जाती है। तो वहां पर फिर कोई भी चीज इफेक्ट ही नहीं करती। इसलिए अजाब की नौयत सबसे ज्यादा शदीद तरीन थी, और ये मुकाम सबसे पहले डिस्क्लोज भी इसलिए, और अल्लाह ताला ने रिसर्च भी सारी कौमों से करवाई कि जिन्होंने ये सब करना था, ताकि उनको पता चलता कि ये इसके जो इम्पैक्ट्स आएंगे फ्यूचर में वो किस लेवल के होंगे। तो इस वजह से ये यहाँ पर अल्लाह ताला ने, वरना किस ये जैसे पहले हम देखते हैं कि ताऊती को और जिसे कहते हैं ना पावर्स की वजह से जो नेशन तबाह हुई है उसमें से कुछ को बचाया, इसका मतलब था तो कुछ लोग उसे एक्सेप्ट करते थे, कुछ नहीं करते थे। मगर यहाँ पर जिस वक्त उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया तो पूरे के पूरे माशरा उसके अंदर जकड़ा गया। तो इससे पता चलता है कि LGBTQ है कितनी खतरनाक है, जो कि अब तेजी से इस्लाम और मुसलमानों के अंदर भी तेजी से ट्रांसफॉर्म की जा रही है और स्लोली इंजेक्ट की जा रही है। तो जब कोई इसके अंदर वो जब कोई इसको इस चीज की तरफ इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर उसके लिए वापसी के दरवाजे कितने मुश्किल हो जाते हैं और इसके ऊपर कितना ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत होती है हम लोगों को। और हम लोग एज अ नेशन, मुस्लिम नेशन, तो बिल्कुल सोए हुए हैं। हम तो हमारे घरों में अपने हमारे एरियाज के अंदर नॉर्मली ये चीज बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया एज अ पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी। तो ये बहुत खतरनाक वो एलिमेंट है हमारे मुश्किल का। बहुत शुक्रिया उस्मा, जो आपने बात की ना मैं यही से शुरू करती हूँ। असल में ये जो इखलाकी बीमारी है ना, ये बात शुरू यहाँ से होती है कि ये कम्युनिटी हमेशा एक माइनॉरिटी में होती है, क्योंकि ये हमेशा अननेचुरल प्रैक्टिस है ना, तो नेचर के तो अगेंस्ट है। तो ये हमेशा पहले एक दूसरे का रास्ता ढूंढ के एक दूसरे के कंधे के साथ सपोर्ट लेते हैं ना, सोसाइटी की माइनॉरिटी होते हैं। फिर जैसे जैसे ये लोग आपस में इकट्ठे होना शुरू होते हैं और स्ट्रेंथ पकड़ते हैं सोसाइटी के अंदर, तो फिर ये लोगों से पहले कहते हैं कि आप हमें सिर्फ ना एक्सेप्टेंस दे दें सोसाइटी के अंदर। आप देख रहे हैं जितने भी LGBT लीगलाइज हुए हैं पूरी दुनिया में, वो इसी तरह से हुए हैं कि जब ये शुरू शुरू में ये कम्युनिटी ग्रो हुई है तो इसने लोगों से सिर्फ इतना कहा है कि आप हमें एक्सेप्ट कर लें, हमें पैसेज दे दें, हमें बुरा भला ना कहें। लोगों ने मतलब सोसाइटी से इनको पैसेज देनी शुरू की। फिर यूरोपियन सोसाइटीज में आस्ता आस्ता इन्होंने जब ये ग्रो किए तो इन्होंने कहा जी कि हमें आप एज ए कम्युनिटी एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। फिर कम्युनिटी को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने कहा जी कि आप हमारी मैरिजेस को या आप हमारे लिविंग स्टाइल को जो है कल्चर को लीगलाइज करें। फिर उन्होंने वो आवाज उठाई। फिर अभी आस्ता आस्ता लीगलाइज भी हो गए हैं, बहुत से कॉन्टिनेंट्स में तो ये लीगलाइज हो चुकी है इनके लिविंग कंसेप्ट को। अब उसके बाद अगला स्टेप ये है कि देखिए ये एक अननेचुरल प्रैक्टिस तो है ना, शैतान का बहकावा ख्वाहिशात में से है ना, ये पर इसको ख्वाहिशात में से कहा है। और मुमकिन और चीज है, ख्वाहिशात और चीज है। ख्वाहिशात का मतलब है करप्ट मोरल प्रैक्टिसेस। तो ये उन ख्वाहिशात में से है। जब आपको और इंसान की फितरत है, क्योंकि जो शैतान है वो तो आपको ख्वाहिशात की तरफ लेके जाता है ना। आप तो अब जब इसको आप पूरी दुनिया प्रैक्टिस करना शुरू कर देगी, यानी कि जब इसकी जो उसमें इशारा कर रही है कि जब ये आग हमारे घरों तक पहुंचेगी, हमारे आसपास होगी, तो उसको फिर हम बैकफुट पे होंगे। जैसे हजरत लूत बैकफुट पे चले गए थे ना, क्योंकि सोसाइटी पूरी एक तरफ थी, हजरत लूत एक तरफ थे। अभी वो सिचुएशन नहीं आई, बट कमिंग डेज में अल्लाह ना करे हम वो दिन देख रहे हो जब ये कम्युनिटी हम पे हावी हो और हम इनसे बेगिंग कर रहे हो कि आप हमें पैसेज दे दें या हमें अपने साथ एक्सेप्ट कर लें, और ये हम पे हमारे सर पे चढ़ के सवार हो रहे हो।
इसलिए इस कम्युनिटी के साथ ना आपको वो एज ए ये जो कहते हैं कि हम इंसान है, हमारा भी हक है, हमारी भी नेचुरल टेंडेंसी है, इस कम्युनिटी के साथ आप ये वाली फेवर इनको नहीं दे सकते। ठीक है, ये क्योंकि कुरान पाक में इसको बड़ी सख्ती से डील किया गया है। कुरान पाक में इनके लिए वो किसी किस्म का पैसेज वे नहीं रखा गया कि ठीक है तुम भी रह लो तो हम भी रह लें, ऐसा नहीं था। तो ये हम नहीं कर सकते, बस और ये मुझे कहना था। 2030 तक में आपका जो पाकिस्तान का जो सिलेबस है उसके अंदर इसको इन कर दिया जाएगा स्लोली, और इसके ऊपर हम ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट्स और वो सब कुछ उसके ऊपर इतफाक हो चुका है। सो नेक्स्ट 5 years के अंदर ये हमारी बुक्स के अंदर ऐसा सिलेबस पढ़ाया जाएगा इसको, और इसके ऊपर देयर इज ये इसको इतनी तेजी के साथ फ्लोरिश किया जा रहा है। इवन नॉट इन आपका जो सऊदी अरेबिया, वो सारे का सारा इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका हुआ है। और ये मतलब हम लोग सडनली इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आपका ये जो डीएचए यहाँ पे इस्लामाबाद, यहाँ लाहौर, इवन मैंने कराची के कुछ देखे हैं कि उन एरियाज के अंदर बाकायदा ये फॉर्म कर रहे हैं। और अब आपकी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बिल्स मंजूर करके इन लोगों को अलाउ किया है कि वो आपके इवन रूल्स भी बनाएंगे, यानी कि ये आपके पार्लियामेंट में जा सकते हैं, वहाँ पे रूल्स बना सकते हैं, और इनको फ्री एक्सेस है। और इवन अभी कुछ अरसे के अंदर अंदर आपका जॉब के लिए इनका कोटा भी आ जाएगा। और इस चीज को गवर्नमेंट्स लेवल के ऊपर स्लोली स्लोली जो इस चीज को किस तरह से इन करना है उसका स्टार्ट हो चुका है। दिस इज जिसे कहते हैं ना, क्योंकि आई एम इन अ सेक्टर जहाँ की मैं बिल्कुल अंदर वाले सेक्टर में बैठी हुई हूँ, तो मुझे इसका बहुत अच्छे से